So hello everyone. In the last video, we had got an overview of Ind-AS 115 and we had completed the step number 1 of Ind-AS 115. Step number 1 क्या था? Identifying the कॉन्ट्रैक्ट। चलो परफेक्ट। तो आगे बढ़ने के पहले अपन ने अब तक जितना भी पढ़ा अपन वो पूरा रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना भाई, पास और फेल के बीच में एक ही चीज आने वाली है, वो है रिवीजन। एक बार सबका पढ़ के हो जाता है, अल्टीमेटली प्रॉब्लम आता है रिकॉल करने में, उसको रिवाइज करने में। एक बार सबका पढ़ के होता है, सब पढ़ के जाते हैं भाई। सीए है, कोई भी बिना हार्डवर्क के नहीं जाता है, सब हार्डवर्क करके ही जाते हैं। 90% ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। It is the revision which is going to matter. It is the retention power which is going to matter. आप कितना भी कंसेप्ट पहले बार में अच्छे समझ लीजिए, अगर आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम आने वाली है। तो व्हाट विल डू इज, हमने अब तक जितना भी पढ़ा था हम उसको रिवाइज करने का कोशिश करेंगे। याद है अपन ने चार्ट बनाया था, अपने चार्ट में कितना कितना हो चुका था? तो अगर तुम देख पाओगे तो अपना स्कोप वाला पॉइंट हो चुका था। ठीक है, स्कोप वाले पॉइंट में क्या था एक बार अपन याद करते हैं। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बट फिर भी अपन रिवाइज कर लेते हैं, स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं। अच्छा, पहले रिवाइज करने के पहले मुझे बता दो इसका नंबर क्या था। इंडेक्स 115 नाम क्या था? रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। याद रखना, नाम नंबर गलत मत कोड करके आ जाना प्लीज यार, वो सब मिस्टेक मत करना अपने एंड पे। चलो ठीक है, इंडेक्स 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। सबसे पहला पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा था स्कोप। हम फटाफट चार्ट में देखेंगे वो पॉइंट नंबर पहला कौन सा था, उसके बाद रिवाइज यहाँ से करेंगे, फिर वापस चार्ट में देख के बोलेंगे अगला पॉइंट कौन सा था। चलो ठीक है, स्कोप सबसे पहले ये जो इंडेस है वो किस पे एप्लीकेबल है? जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स है, अगर एक कंपनी और कस्टमर के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर यही इंडेस एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके ऊपर ऑलरेडी कोई दूसरे इंडेस है। फॉर एग्जांपल लीज हो गया, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का जैसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बराबर। उसके अलावा अगर कोई नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है बिटवीन टू एंटिटीज, अब ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज कैसा होगा? याद रखना वो सिमिलर कंपनीज होनी चाहिए, सेम टाइप ऑफ कंपनीज होनी चाहिए। अपन ने एग्जांपल डिस्कस किया था, अगर आपको याद है तो दो कंपनी, एक मुंबई की है और एक दिल्ली की है, ऑयल बेस्ड कंपनी है। अगर मुंबई की कंपनी को दिल्ली का ऑर्डर आता है तो वो क्या बोलता है, वो खुद ट्रांसपोर्ट नहीं करता बिकॉज कॉस्ट इन्वॉल्व रहेगा, वो दिल्ली की कंपनी को बोल देता है कि तुम ट्रांसफर कर देना। बदले में मुंबई की कंपनी दिल्ली की कंपनी के लिए मुंबई के ऑर्डर्स फुलफिल कर देगी। तो ऐसा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है बिटवीन सेम टाइप ऑफ कंपनीज, तो वो इंडेक्स 115 के अंदर कवर्ड नहीं है। दिस वाज द पॉइंट ऑफ स्कोप। उसके अंदर एक और पॉइंट अगर आपको पता हो, कस्टमर। अब उसने डिफाइन किया कस्टमर क्या है। कस्टमर वो है जो एंटिटी का अल्टीमेटली एंड आउटपुट में इंटरेस्टेड होता है। अगर वो दोनों वेंचर की तरह कोलैबोरेशन में काम कर रहे, फॉर एग्जांपल आपने देखा था जॉइंट वेंचर की तरह वो साथ में एसेट मैन्युफैक्चर कर रहे, तो वो वेंचरर्स हुए, वो कस्टमर नहीं हुए। बराबर, खत्म, फर्स्ट पॉइंट डन। सेकंड वाज द कोर प्रिंसिपल। अब आइडियली वो कोर प्रिंसिपल समझने के लिए हमने एग्जांपल देखा था। वो कोर प्रिंसिपल ये बोलता है कि हमको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए उस मैनर में जिस मैनर में गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर हो रहे हैं, उसका ट्रांसफर डिपिक्ट करता है। सपोज वो एक वन शॉट ट्रांसफर हो रहा है तो वन शॉट में रेवेन्यू बुक करना चाहिए। अगर वो ओवर द पीरियड ट्रांसफर हो रहा है तो रेवेन्यू भी ओवर द पीरियड बुक करना चाहिए। कौन से अमाउंट पे बुक करना चाहिए? जो भी गुड्स एंड सर्विस बेचने पे हमको अमाउंट एक्सपेक्टेड है रिसीव होना, उस अमाउंट पे हमको क्या करना चाहिए? रेवेन्यू बुक करना चाहिए। दिस वाज द कोर प्रिंसिपल। डन विद दिस। बराबर। उसके बाद था 5 स्टेप मॉडल। ये 5 स्टेप मॉडल हम सिर्फ हेड पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद हर एक हेड पॉइंट को डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। मुझे फटाफट बता दो 5 स्टेप कौन से थे। सबसे पहला कौन सा था? आइडेंटिफाई दी कॉन्ट्रैक्ट। परफेक्ट। सेकंड स्टेप कौन सा था? आइडेंटिफाई दी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। परफेक्ट। थर्ड स्टेप कौन सा था? डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। परफेक्ट। फोर्थ स्टेप कौन सा था? याद रखना, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 को लिंक करने का। वो आई स्टेप नंबर 2 क्या था? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। स्टेप नंबर 3 क्या था? ट्रांजैक्शन प्राइस। तो उसको लिंक करने का। स्टेप नंबर 4 यही बोलता है, एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। और स्टेप नंबर 5 क्या बोलता है? रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज एंड व्हेन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आर सैटिस्फाइड। दिस वाज योर 5 स्टेप्स। अगर आपको आइडिया रहेगा तो देख लो, आपके नोट्स में भी ये सारी चीजें लिखी हुई है। वी आर डन विद द पॉइंट नंबर 3। उसके बाद हम एक एक स्टेप को इंडिविजुअली डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमने सबसे पहला स्टेप कौन सा डिस्कस किया था? वो था आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें अगर आप देख पाओगे तो टोटल कितने पॉइंट है इसके अंदर? 5 पॉइंट है। मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर कौन सा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने लिए इसके अंदर है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, बट फिर भी हम सारे पॉइंट डिस्कस करने वाले। सबसे पहला पॉइंट क्या था इसके अंदर? कॉन्ट्रैक्ट। वो बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऐसा एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल है, लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए। बराबर। उसके बाद वो इम्प्लिसिट हो सकता है, एक्सप्लिसिट हो सकता है, ओरल, रिटन, कैसा भी हो सकता है। उसके अलावा क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट भले ही लीगली होगा लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कॉन्ट्रैक्ट तब मानेंगे जब उसके अंदर 5 चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। पांचों के पांचों होनी चाहिए, पांचों में से एक होने से काम नहीं बनेगा। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला बोलता है कि दोनों पार्टीज ने वो कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव करना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? हर एक पार्टी को उसका राइट्स रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विसेज मालूम होना चाहिए। जैसे एंटिटी देगा वो गुड्स एंड सर्विस ट्रांसफर करेगा, कस्टमर एंटिटी को पैसा पे करेगा, कब पे करेगा, कितना पे करेगा, वो सारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मालूम होने चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट बोलता है पेमेंट टर्म शुड बी आइडेंटिफाई। कितना पेमेंट करना है वो मालूम होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ क्या बोलता है? छोटा कमर्शियल सब्सटेंस। इस पॉइंट को अपन ने डिस्कस किया था, याद रहेगा तो। दो सेम टाइप ऑफ कंपनी है, सेम गुड्स ऑफ कंपनीज है, वो दोनों का सेल नहीं हुआ था, आपस में क्या कर लिया? ईयर एंड पे इन्वेंटरी एक्सचेंज कर लिया। बीएमडब्ल्यू का शोरूम नंबर 1 ब्लैक कार्स वाला, बीएमडब्ल्यू का शोरूम नंबर 2 रेड कार्स वाला, सिर्फ एक्सचेंज कर लिया, ऑन पेपर ट्रांजेक्शन दिखा दिया और बोल दिया सेल हो गया। तो ऐसा
ट्रांजेक्शन जिसके अंदर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, उसमें रेवेन्यू कोई बुक करने का जरूरत नहीं है। और फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है कि एंटिटी के लिए प्रोबेबल होना चाहिए कि वो जितना भी कंसिडरेशन वो कलेक्ट कर पाएगा। अगर आपको लगता है पार्ट ऑफ कंसिडरेशन कलेक्टेबल नहीं होगा तो उसको ट्रांजैक्शन प्राइस में इंक्लूड करना ही मत पहले से, समझा? ये 5 पॉइंट प्रेजेंट होने चाहिए विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी ट्रीटेड एज अ अकाउंटिंग कॉन्ट्रैक्ट। डन विद दिस। उसके बाद याद रखना कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एंटिटी कुछ पेमेंट रिसीव कर लेता है बट ये 5 कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, बराबर। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको याद आना चाहिए टोकन मनी, याद है क्या? मैं एक टेनेंट हूँ, मेरे पास एक कस्टमर आया, मैंने उसको, उसने एक मेरे तरह से घर पे रुमाल रख दिया, रुमाल रखना मतलब टोकन मनी देना, मुझे बोला कि भाई टोकन मनी ले लो, एग्रीमेंट वगैरह एंटर करते हैं अपन नेक्स्ट वीक एग्रीमेंट एंटर करने के पहले ही उसने क्या कर दिया, मुकर गया। अब या तो टोकन मनी रिफंडेबल होगा या तो रिफंडेबल नहीं होगा। तो उस केस में अगर वो रिफंडेबल नहीं था और उसने वो मुकर गया, वो बोला मुझे भी घर नहीं चाहिए, तो टोकन मनी का पैसा मैंने अर्न कर लिया है, तो उस केस में वो 5 कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट के फुलफिल नहीं हुए थे, फिर भी मैं ये रेवेन्यू बुक कर सकता हूँ। मतलब अगर ऐसा कुछ तुम एडवांस वगैरह रिसीव करते हो, पैसा रिसीव करते हो जहां विच इज नॉन रिफंडेबल, तो उस केस में जिस दिन वो तुम पैसा लीगली अर्न कर लेते हो, मैंने अर्न किस दिन किया, जिस दिन उससे मैंने रिसीव किया उस दिन अर्न नहीं किया था। जिस दिन उसने कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैंसिलेशन के लिए बात कर दिया, जिस दिन उसने प्रॉमिस से मुकर गया, बोला अब मुझे घर नहीं चाहिए, उस दिन मैंने इसको अर्न कर लिया। वरना तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट से नहीं मुकरता, प्रॉमिस से नहीं मुकरता, तो ये इसके फर्स्ट मंथ के रेंट से एडजस्ट होने वाला था, अगर आपको याद रहेगा तो बस वो यही बोलता है कि जनरली ये 5 कंडीशन नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बट इन सम केसेस देयर इज सम नॉन रिफंडेबल कंसिडरेशन विच इज रिसीव्ड, तो उस केस में अगर वो नॉन रिफंडेबल कंसिडरेशन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है और आपकी जेब में आ जाती है, तो आप उसके लिए भी इवन इफ वो 5 कंडीशन फुलफिल नहीं करता है फिर भी आप उसको कॉन्ट्रैक्ट मान के रेवेन्यू बुक कर सकते हो। आगे उसके बाद वो बोलता है ये जो भी अपने को कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट के इंसेप्शन पे चेक करना है, एक ही बार चेक करना है, अनटिल एंड अनलेस फ्यूचर में कोई मेजर चेंजेस इन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ना आ जाए। याद रहेगा तो पहले बेचा था पता नहीं था भाई नीरव मोदी है, बाद में मालूम पड़ा है तो नीरव मोदी है, तो उस केस में चेंजेस इन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस हो गया, आपको रीअसेस करना पड़ेगा वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस और नॉट। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट टर्म। याद रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट टर्म में मैंने एक चीज बताई थी, कॉन्ट्रैक्ट टर्म वो वाला टर्म है जो दोनों पार्टी या दोनों में से कोई भी एक पार्टी कैंसिल करके मुकर नहीं सकता विदाउट पेइंग अ सिग्निफिकेंट पेनल्टी। मतलब इट कैन नॉट बी टर्मिनेटेड और मॉडिफाइड एंड देयर इज नो सिग्निफिकेंट पेनल्टी इन्वॉल्व। अगर वो मॉडिफिकेशन कर सकता है, टर्मिनेट कर, सॉरी मॉडिफिकेशन, अगर वो टर्मिनेशन कर सकता है और टर्मिनेशन के साथ उसको कोई पेनल्टी भरने का जरूरत नहीं है, मतलब कैंसिल भी कर सकता है, पेनल्टी भरने का भी जरूरत नहीं है, तो उस केस में हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट टर्म उतना ही है जितना टाइम तक वो कैंसिल नहीं कर पाता। इसमें एग्जांपल क्या था, याद है तो आईसीआई का एग्जांपल अपन लेता है। आईसीआई के पास मैंने 3 साल का जो सब्सक्रिप्शन फीस है स्टूडेंट जर्नल का वो भर दिया, आईसीआई ने बोला 1 साल तक, 1 साल के बाद कस्टम एज अ कस्टमर तुम उसको कैंसिल कर सकते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट टर्म फॉर अकाउंटिंग पर्पस विल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर 1 ईयर एंड नॉट 3 इयर्स। अगर कैंसिलेबल नहीं होता तो वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हम मान लेते, बस दैट्स इट। उसके बाद टर्मिनेशन प्रोविजन जो अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके बाद है कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स? कभी कभी ऐसा होता है हम सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे सिमिलर पार्टी के साथ एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, तो वो एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट को क्या हम एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट माने या मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट माने? तो उसके लिए वो बोलता है 3 कंडीशन, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन मीट कर जाए तो हम मानेंगे कि ये एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है। अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन मीट नहीं करता है तो वो 1 या मोर देन 1 कॉन्ट्रैक्ट ही जनरली रहने वाला है। तो अब वो 3 कंडीशन क्या है? सबसे पहला, वो जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट है, 2 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है, उसको हमने नेगोशिएट किया है एज अ सिंगल पैकेज फर्स्ट, या फिर और, हिंदी वाला और नहीं, ए यू आर नहीं, इंग्लिश वाला और ओ आर, और जो अमाउंट पे करना है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इट इज डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑफ द अदर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कहीं ना कहीं अपने को डिस्काउंट वगैरह मिला है दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, याद रहेगा मैंने एग्जांपल भी दिया था इसका। और तीसरा बोलता है कि आइडियली दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गुड्स एंड सर्विस है वो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अब ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होता है वो तो अपन नीचे सेकंड स्टेप के अंदर पढ़ने वाले, बट एज ऑफ नाउ समझ लेना वो सिंगल गुड एंड सर्विस है। तो उस केस में अगर ऐसा है तो हम उसको एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं एक ही कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो वो फिर हम क्या मानेंगे, उसको डबल मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स ही मानना पड़ेगा। याद रखना ये कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का कंसेप्ट तब आएगा जब इंसेप्शन के दिन पे ही सेम एंटिटी या सेम कस्टमर के बीच में एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। परफेक्ट। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। अब तक जितना भी अपन ने पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने लिए यही रहने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। वो बोलता है तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट तो एंटर कर लिया, फ्यूचर में जाके उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया, तो उसको हम, उस मॉडिफिकेशन को हमको एक नया कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर करना चाहिए या फिर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट का मॉडिफिकेशन कंसिडर करना चाहिए। इससे फर्क क्या पड़ेगा, अकाउंटिंग पे फर्क पड़ जाएगा। अपन ने यहाँ 3 सर्कमस्टांसेस देखे थे, मैं तीनों सर्कमस्टांस डिस्कस करने वाला हूँ इधर। सबसे पहला था कि अगर
कौन से केस में मॉडिफिकेशन को हम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन किया है वो उसके अंदर स्कोप इंक्रीज हो रहा है, और वो इंक्रीज स्कोप में हम जो एडिशनल गुड्स एंड सर्विस ट्रांसफर कर रहे हैं दैट इज अ डिस्टिंक्ट गुड एंड सर्विस कंपेयर टू दी गुड्स एंड सर्विस व्हिच आर प्रॉमिस्ड इन दी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की गुड्स एंड सर्विस है, ये जो नई वाली मॉडिफाइड गुड्स एंड सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट दैट इज डिस्टिंक्ट। सेकंड, ये जो इंक्रीज इन स्कोप कर रहा है मतलब एंटिटी एक्स्ट्रा गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करने वाला तो उसके लिए एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करेगा, तो ये जो एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज कर रहा है दैट इज स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। मतलब ये प्राइस चार्ज करने पे वो कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं दे रहा है ड्यू टू प्रीवियस रिलेशनशिप। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तो हम मानेंगे ये मॉडिफिकेशन एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। बराबर। उसके बाद कौन से केस में मॉडिफिकेशन को सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट नहीं करेंगे, मतलब मॉडिफिकेशन को एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट का ही मॉडिफिकेशन मानना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में चेंज मानना पड़ेगा। अब इसके अंदर भी दो सर्कमस्टांस थे, एक तो एक सिंगल सर्कमस्टांस था, उसके बाद ऑल अदर केसेस था। परफेक्ट, चलो ठीक है। अच्छा, इसको लेकर एग्जांपल भी अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है वो कोई बात नहीं। अब कौन से केस में मॉडिफिकेशन को सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानना है। सबसे पहला, जो इंक्रीज इन स्कोप हो रहा है उसमें जो न्यू गुड्स एंड सर्विस दे रहे हैं वो, लेकिन ये जो नया गुड्स एंड सर्विस है ये हम स्टैंड अलोन प्राइस पे नहीं दे रहे। तो फिर क्या कैसे दे रहे, कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे रहे। याद है क्या, मैंने घर का पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, मैं मिस्टर ए के और एक एटी लिमिटेड था। एटी लिमिटेड को मैंने एक पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। याद रखना, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स है तो ये एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रहा है, मतलब एटी एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एटी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात चलने वाला है। तो एटी लिमिटेड ने मेरे घर के पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, तो उस केस में एटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट था। उसके बाद मैंने कुछ दिनों के बाद एटी को ही मेरे ऑफिस के पेंटिंग का भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। तो एटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑफिस का पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट है दिस इज अ डिस्टिंक्ट गुड एंड सर्विस विच ही हैज प्रॉमिस्ड। बट अगर वो ऑफिस के पेंटिंग करने पे एटी मुझे डिस्काउंट दे रहा है ड्यू टू द प्रीवियस रिलेशनशिप, तो उस केस में हम मानेंगे कि ये एक मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है और वो ये वाले केस में आ जाएगा। तो उस केस में याद होगा तो हम क्या मानेंगे, इसके अंदर हम मानेंगे कि हमको इसका अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिवली करना है। अपन ने एग्जांपल लिया था, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ था, 25 डेज लगने वाला है तो उसमें से 15 डेज बीत चुके थे, तो एवरी डे का 1000 रुपीज था, 15 डेज तक अपन ने 15,000 बुक कर लिया था। कितना बुक करना बाकी था, 10 डेज का 1000 रुपीज ईच। और उसने मुझे ऑफिस के पेंटिंग के लिए 12 डेज का कोटेशन दिया था फॉर ₹800। तो मैंने क्या बोला था, आइडियली कहीं ना कहीं ये भले ही गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट है बट इसका प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो हम मानेंगे मॉडिफिकेशन को प्रोस्पेक्टिव अकाउंट कैसे करेंगे, हम बोलेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो भी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये टर्मिनेट हो चुका है और एक नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है। नए कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्या रहेंगे, जो भी 10 डेज बाकी था घर के पेंटिंग का वो, प्लस जो 12 डेज ऑफिस के पेंटिंग का कोट किया गया है वो, ये दोनों का प्राइस का हम एवरेज निकालेंगे और पर डे का प्राइस निकालेंगे। फ्यूचर में रेवेन्यू इसके हिसाब से बुक होने वाला है। अगर आपको याद आ जाए तो वेल एंड गुड, मेरे ख्याल से याद आना चाहिए, नहीं आए तो आपने वो शायद एग्जांपल लिखा रहेगा, यू कैन रिफर टू दैट एग्जांपल आल्सो, जो मेरे ख्याल से अपने नोट्स में यस ये वाला था। जैसे अपन ने जो बुक कर लिया उसको चेंज नहीं कर सकते, बट क्योंकि जो मॉडिफिकेशन है इट वाज समवेयर लिंक टू द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में हम ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन मानेंगे। न्यू कॉन्ट्रैक्ट कैसे रहेगा, जितना भी रिमेनिंग डेज बाकी है वो, और जितना भी उसने मुझे ऑफिस के लिए प्रॉमिस किया है वो एवरेज निकाल के हम फ्यूचर में रेवेन्यू पर डे पे इस हिसाब से बुक करेंगे। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्जिस्ट अगर मॉडिफिकेशन को एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट का मॉडिफिकेशन मानना है तो उस केस में, अगर ये केस नहीं है, जैसे अगर गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट है बट प्राइस स्टैंड अलोन नहीं था, इसको छोड़ के बाकी जितने भी केसेस है मॉडिफिकेशन के वो जाएंगे लास्ट वाले केस में। लास्ट वाला केस क्या बोलता है कि क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस पर अकाउंटिंग करना है। वो बोलता है अगर तुमको डे वन से ही पता हो तो तुम रेवेन्यू कितना बुक करते हैं आज के दिन तक, और आज तुमने कितना बुक कर लिया है, उसमें जो भी डिफरेंस है तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको या तो रिवर्स करना पड़ेगा या तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू बुक करना पड़ेगा। सबको समझा है वाला पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये तीनों कंसेप्ट के ऊपर सम भी अपन वो सम भी देखने वाले हैं। सबको समझा। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या था सर, इसका एग्जांपल अगर आपको याद होगा तो ऐसा कुछ था, 15 दिन काम किया, 15 दिन 1000 रुपया चार्ज किया, फिर मैंने बोला अरे मैं बहुत दुखी हो गया, तूने मुझे लूट लिया। तो उसने क्या बोला, सर कोई बात नहीं, नेक्स्ट के 10 डेज मैं आपको प्राइस कम करा के दे दूंगा, 15 दिन का मैंने 1000 ले लिया, नेक्स्ट के 10 डेज का मैं आपको 800 में करके दे दूंगा। तो उस केस में कहीं ना कहीं ये वाले केस में फॉल नहीं कर रहा है, बिकॉज यहाँ मुझे कोई नया गुड्स एंड सर्विस प्रॉमिस नहीं कर रहा है, वो मुझे जो प्रीवियस गुड एंड सर्विस है उसमें कुछ डिस्काउंट अलाउ कर रहा है। तो उस केस में मैं मानूंगा कि ये क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस पर अकाउंटिंग करेंगे। अगर यही डिस्काउंट के बारे में मुझे फर्स्ट डे से पता होता तो कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन प्राइस डिफरेंट होता, मैं 15 डे तक कुछ और अमाउंट बुक करता। आपको अगर अमाउंट याद होगा तो वो अमाउंट आया था 14,400 के आसपास का। यस, अगर मुझे पहले से ही पता था तो मैं 14,400 ही बुक करता और रिमेनिंग
सेलिंग 600 में बुक नहीं करता, बट मैंने आइडियली बुक कितना कर लिया 15,000, 600 का क्या करेंगे अपन, रिवर्सल करेंगे। सबको समझाए वाला पार्ट? प्लीज अगर अपने एग्जांपल नहीं लिखा रहेगा तो एग्जांपल लिख लो, आपको पता होगा कि अभी एग्जांपल कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको अभी तो रिकॉल हो जाएगा, बट जब बाद में आप 1 महीने बाद बुक खोलोगे तो रिकॉल होने में आपको तकलीफ हो सकती है। दिस इज व्हाट वी हैड डन इन आवर लास्ट लेक्चर। सबको याद है क्या? पक्का? अच्छा, एक और चीज, अगर आपको याद नहीं आता है तो प्लीज उस पॉइंट जिसमें आपको दिक्कत हो रही है उस पॉइंट को स्टार मार्क करके रखो और उसी पॉइंट को बार बार रिवाइज करते रहो। क्लियर है वाला पार्ट? ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर फर्दर डिस्कशन। सो अपना मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर 1 तक खत्म हो चुका, स्टेप नंबर 1 तक खत्म हो चुका। नाउ वी मूव ऑन टू स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है? स्टेप नंबर 2 बोलता है आइडेंटिफाइंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। कल अपन ने एग्जांपल देखा था, आपको याद होगा, तो वो याद है क्या, मैंने जियो से इंटरनेट कनेक्शन लिया, उसने मुझे इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करने का बताया, मॉडेम देगा, वो मुझे 1 साल का इंटरनेट सर्विस देगा। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? इट इज नथिंग बट अ प्रॉमिस टू ट्रांसफर टू द कस्टमर गुड्स एंड सर्विसेज बाय द एंटिटी। मतलब एंटिटी जो भी गुड्स एंड सर्विस ट्रांसफर करने का प्रॉमिस करता है, वो प्रॉमिस ही कुछ नहीं है बट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। सबको क्लियर है वाला पार्ट? अपने एग्जांपल से हमेशा लिंक करते रहना, आपके लिए काम बहुत ईजी हो जाएगा। अब हम पढ़ते क्या बोलता है वो। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज अ प्रॉमिस टू ट्रांसफर टू द कस्टमर आइदर a single good and service, मतलब it can be just one promise कि मैं आपको ये सर्विस दे दूंगा, a good and service, और a bundle of goods and services। जियो ने जो मुझे देने का बात किया था वो bundle of goods and services था, ना कि single goods and service था। why bundle? इंस्टॉलेशन भी दे रहा है, बराबर, मॉडेम भी दे रहा है, 1 साल का इंटरनेट सर्विस भी दे रहा है, तो उस केस में इट वाज अ बंडल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो वो बोलता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अंदर सिंगल गुड एंड सर्विस भी हो सकता है, बंडल ऑफ गुड्स एंड सर्विस भी हो सकता है, और और a series of distinct goods और सर्विस। मैंने डिस्टिंक्ट का मतलब आपको लेमन टर्म में बताया था, ऐसा सर्विस जो कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट नहीं है ऑन द प्रीवियस सर्विस, बराबर। देयर इज नो इंटरडिपेंडेंसी, मतलब कस्टमर वो हर एक सर्विस का बेनिफिट इंडिविजुअली ले सकता है, इंटरडिपेंडेंसी नहीं है, इंटर रिलेशन नहीं है कुछ भी दोनों सर्विस के अंदर। अ सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विस दैट आर सब्सटेंशियली द सेम and that have the same pattern of transfer. Now what is the meaning of this point? A series of distinct good and service that are substantially the same and that have the same pattern of transfer. इसका अपन एग्जांपल लेते हैं। आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर अभी लॉकडाउन में तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन उसके पहले ऑब्वियसली आपके घर पे न्यूज़पेपर आता होता। नहीं आता तो मंगाओ भाई, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने का भाई काम का है अपने सीए वालों के लिए। चलो ठीक है, नहीं पढ़ता तो भी कोई बात नहीं, आदत लग जाएगी धीरे धीरे। अपने सबके घर पे न्यूज़पेपर आता था। न्यूज़पेपर का कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? अगर आपने घर पे सब्सक्रिप्शन लेकर रखा है तो वो मेरे ख्याल से या तो आपके घर पे मंथली सब्सक्रिप्शन हो सकता था या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन हो सकता था, राइट? अब आइडियली आप बोलोगे कि सर अगर मैं एक कस्टमर हूं, मुझे वो न्यूज़पेपर वाले ने, सपोज अपन बोलते हैं ईयरली सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, तो उसने मुझे न्यूज़पेपर पूरे साल भर प्रोवाइड करने का ट्रांसफर किया। माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या ये एक सिंगल प्रॉमिस है या ये मल्टीपल प्रोमिसेस है? अगर आप बोलोगे सर ये तो सिंगल प्रॉमिस हुआ बिकॉज उसने मुझे एक न्यूज़पेपर साल भर सप्लाई करने का वादा किया, तो ये तो सिंगल प्रॉमिस हुआ। आइडियली स्टैंडर्ड बोलता है दिस इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड एंड सर्विस। नाउ व्हाई डिस्टिंक्ट गुड एंड सर्विस? मुझे एक बात बताओ, क्या आप ईयरली सब्सक्रिप्शन में जो न्यूज़पेपर आ रहा है उसका बेनिफिट इंडिविजुअली ले सकते हो क्या? आंसर इज यस, बिकॉज डे 1 का जो न्यूज़पेपर है उसका बेनिफिट लेने के लिए डे 2 के न्यूज़पेपर से कोई रिलेशन नहीं है। अगर सपोज आप पहले 4 दिन का पेपर नहीं पढ़ते, सीधा 5वें दिन का पेपर पढ़ते हो, तो भी आप वो 5वें दिन के पेपर से बेनिफिट ले सकते हो, इररिस्पेक्टिव आपने पहले 4 दिन के पेपर पढ़े या नहीं पढ़े हैं। तो उस केस में वो स्टैंडर्ड बोलता है कि ये सिंगल प्रॉमिस नहीं है, 365 प्रोमिसेस है बाय दी न्यूज़पेपर कंपनी। उसने मुझे एक सिंगल प्रॉमिस नहीं, 365 डेज के दिन 365 प्रोमिसेस किया टू सप्लाई 365 न्यूज़पेपर्स। तो आइडियली ये सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड एंड सर्विसेज है। तो आप अपन ऐसा नहीं बोलेंगे ये सिंगल गुड एंड सर्विस का प्रॉमिस है, ये 365 प्रोमिसेस है। बट क्या हमको इसको फिर 365 अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानना चाहिए या सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानना चाहिए? तो स्टैंडर्ड बोलता है ऐसे गुड्स एंड सर्विस जो भले ही डिस्टिंक्ट है बट which have substantially the same pattern of transfer। अब मुझे बताओ ये न्यूज़पेपर का पैटर्न ऑफ ट्रांसफर डिफरेंट डिफरेंट है, सेम? अरे सेम है ना, रोज आएगा सुबह 7 बजे देखे जाएगा, सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर है, सेम बेनिफिट है उससे। तो उस केस में
भले ही ये 365 प्रोमिसेस है, फिर भी अपन ऐसे सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड एंड सर्विस को सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मान सकते हैं। जैसे अपन इंटरनेट सर्विस का एग्जांपल ले रहे थे, तो उसमें मुझे बोला कि 12 मंथ्स तक वो मुझे इंटरनेट सर्विस देगा, मतलब 365 डेज इंटरनेट सर्विस देगा। तो अब मैं इसको 365 डिफरेंट ऑब्लिगेशन मानूं कि सिंगल ऑब्लिगेशन मानूं? तो बोलता है भले ही ये 365 डिफरेंट प्रोमिसेस है, हर दिन का अलग अलग प्रॉमिस, बट फिर भी हम इसको सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मान सकते हैं। वो चीज नीचे लिखी हुई है। सबको क्लियर क्या है वाला पार्ट? परफेक्ट। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अंदर वापस से रिवाइज करवा देता हूँ एक बार क्या क्या हो सकता है। उसके अंदर ये तो सिंगल गुड एंड सर्विस प्रॉमिस करने का ट्रांसफर करने का प्रॉमिस हो सकता है। जमाइला वो प्रॉमिस का ट्रांसफर उल्टा उल्टा कर दिया भाई, कोई बात नहीं। उसके अंदर या तो एक सिंगल गुड्स एंड सर्विस ट्रांसफर करने का प्रॉमिस हो सकता है, या फिर बंडल ऑफ गुड्स एंड सर्विस ट्रांसफर करने का प्रॉमिस हो सकता है, या फिर सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड एंड सर्विस विच आर सब्सटेंशियली द सेम एंड ऑफ द सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर, उसको ट्रांसफर करने का प्रॉमिस हो सकता है। प्लीज आप यहाँ बाजू में न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन लिख लो, which is 365 promises but treated to be a single promise because it has substantially the same pattern of transfer। ये प्लीज लिख लेना उधर, आपको चाहिए तो मैं भी लिख के दूं क्या? इधर लिखो ना एग्जांपल, न्यूज़पेपर ईयरली सब्सक्रिप्शन 365 promises, ऐसा बोल दो 365 डिस्टिंक्ट प्रोमिसेस। मैंने बताया डिस्टिंक्ट क्यों, बिकॉज यहाँ हर दिन के न्यूज़पेपर का बेनिफिट आप इंडिविजुअली ले सकते हो। डिस्टिंक्ट का मतलब, डिस्टिंक्ट का डेफिनेशन नीचे मतलब तो मैं बार बार बता चुका आपको ऑब्वियसली। 365 डिस्टिंक्ट प्रोमिसेस with same pattern of with same pattern of transfer with same pattern of transfer। प्लीज लिख लो इसको, लिख लो इधर, मैं बाजू में मिटा दूं क्या ये वाला? ये वाला यस। तो वो बोल रहा है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ये तीन तरह का हो सकता है। चलो प्लीज फटाफट लिख लेना है इसको। यस नाउ देखो स्टैंडर्ड आगे क्या बोलता है। स्टैंडर्ड ये बोलता है कि एट कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन आपको असेस करना पड़ेगा। क्या असेस करना पड़ेगा? वेदर द गुड्स, कितने गुड्स एंड सर्विस प्रॉमिस किया है और टोटल कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। जैसे मैंने बताया कभी कभी ऐसा पॉसिबल है कि अभी जैसे न्यूज़पेपर वाले केस में उसने मुझे 365 सर्विसेज या 365 न्यूज़पेपर ट्रांसफर करने का प्रॉमिस किया है, बट दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। बराबर, तो उस केस में ये स्टैंडर्ड बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट के इंसेप्शन पे आपको ये चेक करना है कि वो सामने वाली एंटिटी ने कस्टमर को कितने गुड्स एंड सर्विस देने का प्रॉमिस किया है और वो टोटल बन के कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कॉन्स्टिट्यूट करने वाले। वाई हमको ये देखना ही क्यों है कि कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? क्योंकि अगर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हुए तो आपको जो रेवेन्यू का अमाउंट है जिसको हम ट्रांजैक्शन प्राइस बोलते हैं इस इंडेक्स के अंदर, उसको आपको हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में एलोकेट करना पड़ेगा। अपन ने स्टार्टिंग में ही एग्जांपल देखा था इसका, इंटरनेट मॉडर्न वाला, याद है क्या? वापस से बता रहा हूँ, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है लिंक करने के लिए। उसमें 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थे, तो अपन ने पूरे के पूरे रेवेन्यू का अमाउंट जिसको स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन प्राइस बोलता है, उस ट्रांजैक्शन प्राइस को अपन ने तीनों में इंडिविजुअली एलोकेट किया था, इक्वली नहीं किया था, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस के बेसिस पे किया था। सबको क्लियर क्या है वाला पॉइंट? चलो परफेक्ट, ये भी डन, खत्म। वो बोलता है प्रोमिसेस कैन बी एक्सप्लिसिट, मतलब एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो कॉन्ट्रैक्ट में, या इम्प्लिसिट भी हो सकता है, वो इम्प्लाइड बाय कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस। चलो ठीक है, नॉट वेरी रेलेवेंट बट डन विद दिस आल्सो। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टेप नंबर 2 विच इज डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इसके बारे में हल्का फुल्का आइडिया अपन लेमन टर्म में ऑलरेडी ले चुके हैं, बट यहाँ अपन थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में बात करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? नाउ व्हाई वी नीड टू चेक वेदर द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज डिस्टिंक्ट और नॉट। अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिस्टिंक्ट है तो हम मानेंगे कि एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। मतलब अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देयर आर मल्टीपल गुड्स टू बी प्रोवाइडेड एंड वो मल्टीपल गुड्स कंसीडर टू बी अ डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मतलब एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हुआ, एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हुआ, इसका मतलब ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ने के पहले एक बात समझ लो, इट इज पॉसिबल कि देयर आर मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज है मतलब मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। प्लीज बिठा लो ये चीज दिमाग में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोल गया हूं मैं बातों बातों में। देयर कैन बी मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर मल्टीपल गुड्स एंड सर्विस का प्रॉमिस है तो मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अगर आपको ये मेरी बोली हुई लाइन समझ गई तो आपके लिए डिस्टिंक्ट वाला वर्ड बहुत इजी हो जाएगा। इसका एग्जांपल सर क्या आपने क्या बोला, जरा एग्जांपल तो दो। जैसे अभी आपने डिस्कस किया 365 न्यूज़पेपर सप्लाई करने का, मतलब 365 गुड सप्लाई करना है, बट हम उसको सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानते हैं। देखो मतलब इस केस में मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज टू बी ट्रांसफर्ड है, बट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है? सिंगल है।
हमको ये देखना है कि गुड्स एंड सर्विस कितना नहीं है, वो नहीं देखना है, वो तो देखना ही है, बट वो कॉन्स्टिट्यूट होके कितना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बनता है वो हमको मेनली चेक करना है। सबको क्लियर है वाला पार्ट? बस डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यही बताने का ट्राई कर रहा है कि अगर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है मतलब वो डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अपने इंटरनेट वाले एग्जांपल में 3 टाइप्स ऑफ गुड्स या सर्विस था और तीनों का तीनों डिस्टिंक्ट था, मतलब 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन था। इट इज नॉट नेसेसरी कि गुड्स एंड सर्विस मल्टीपल है तो ऑब्लिगेशन एक ही रहेगा, मल्टीपल ऑब्लिगेशन भी हो सकता है। तो वही आइडेंटिफाई करना है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सिंगल है या डिस्टिंक्ट है, मल्टीपल है। सबको समझा? अब वो डिस्टिंक्ट कब कब होगा? सबसे पहली बात, इसके 2 क्राइटेरिया तुमको चेक करना है एंड बोथ ऑफ देम शुड बी मेट। अगर 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 ये जो मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज है ये दोनों क्राइटेरिया मीट कर जाते हैं तो मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अगर ये मल्टीपल गुड्स एंड सर्विस ये दोनों का क्राइटेरिया मीट नहीं करते, दोनों में से एक मीट करते एक नहीं मीट करते, तो भी काम नहीं बनने वाला है, मतलब वो दोनों एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तुम्हारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आसान तब रहेगा जब वो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, बट अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ नहीं अपने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझने का बात कर रहे हैं। स्टार्ट करें क्या ये वाला पॉइंट? चलो मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। A goods or service that is promised to a customer is distinct if both of the following criteria are met. सबसे पहला, the customer can benefit from the good or service either on its own or together with the other resources. इसका मतलब ये जो अलग अलग गुड्स एंड सर्विस देने का प्रॉमिस किया है, अगर ये अलग अलग गुड्स एंड सर्विस से कस्टमर इंडिविजुअली बेनिफिट ले सकता है तो उस केस में वो गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट हो सकता है, ये फर्स्ट कंडीशन है। मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज से मल्टीपल बेनिफिट, जैसे 365 न्यूज़पेपर्स है तो क्या वो 365 डेज इंडिविजुअली बेनिफिट ले सकता था? आंसर इज यस, इसलिए वो डिस्टिंक्ट है। बराबर, मोस्ट ऑफ द केसेस में फर्स्ट क्राइटेरिया मीट करेगा ही बिकॉज कस्टमर जनरली इंडिविजुअली हर एक सर्विस से बेनिफिट ले ही सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द सेकंड क्राइटेरिया। वो बोलता है कि एंटिटीज प्रॉमिस टू ट्रांसफर गुड और सर्विस टू द कस्टमर इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल फ्रॉम अदर प्रोमिसेस इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं इसको लिख के बताता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपन इसको एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। किधर गया किधर गया किधर गया, एक सेकेंड। हम यहाँ डिस्कस कर रहे व्हेन आर मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। हम ये चेक करें डिस्टिंक्ट है कि नहीं है। सबसे पहला क्राइटेरिया ये बोलता है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उससे जो कस्टमर है वो बेनिफिट ले सकता है इंडिविजुअली, मतलब उसके पास ऑलरेडी कोई रिसोर्स पड़ा है जिसके थ्रू वो बेनिफिट ले पाएगा, बट इंडिविजुअली इंटरडिपेंडेंसी नहीं। सेकंड वो बोलता है कि जितने भी प्रोमिसेस है वो क्या है, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है, दोनों मीट करना है। सेपरेटली आइडेंटिफाइबल फ्रॉम अदर प्रोमिसेस। अब भाई बहुत टेक्निकल टर्म्स हो गए सर, हमको एग्जांपल के थ्रू समझा, हमको इतना समझ नहीं रहा है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट वाला पॉइंट तो इजी है भाई, फर्स्ट वाला पॉइंट तो समझ जाना चाहिए। कस्टमर को बेनिफिट मिल सकता है इधर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद द अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडिली अवेलेबल विद द एंटिटी, ठीक है। एंड ये वाला जो पॉइंट है ये चेक करने के लिए अभी 3 और चीजें हैं। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ही लिंक करूंगा पूरा का पूरा। सपोज ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी, ये रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिस्टम। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे एक सिस्टम चाहिए था रिकॉर्डिंग करने के लिए, मुझे पहले से पता था लॉकडाउन होने वाला तो घर पे बैठ के रिकॉर्डिंग करनी है, तो मैंने एक सिस्टम हायर कर लिया। ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, बट ठीक है, किसको पता था लॉकडाउन होने वाला है इतना लंबा, तकलीफ हुई भाई बहुत। चलो जो भी है ठीक है। तो सुना ध्यान से, मुझे एक पीसी असेंबल करवाना था। क्या असेंबल करवाना था? पीसी असेंबल करवाना था। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेंडर को हायर किया जो मुझे पीसी असेंबल करके देगा। तो हमारा ऑलरेडी एक फिक्स्ड सप्लायर है जो हमको पीसी असेंबल करके देता है। वो दुकान का नाम है अमिट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स, अमिट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक। मैं इसके पास गया, मैंने बोला मुझे पीसी चाहिए फॉर रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर्स। ऐसा एकदम हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला मुझे पीसी चाहिए बिकॉज इसके अंदर काफी सारे सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने पड़ते हैं हम लोग को। अब
अच्छा पहले क्वेश्चन, मेरे को पीसी असेंबल करवाना है और अमेट्रॉन मुझे पीसी असेंबल करके देगा, किसके ऊपर 115 एप्लीकेबल है, कस्टमर के ऊपर कि एंटिटी के ऊपर? एंटिटी के ऊपर। याद रखना, भले ही मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू का बात कर रहा हूँ, बट इंडेस 115 किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए? अमेट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। तो सुन, अमेट्रॉन ने मुझे क्या बोला, अच्छा पीसी असेंबल कर रहा है ना, तो मैंने बोला हाँ पीसी असेंबल करवाना। उसने बोला बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए, तो मैंने बोला सर मेरे को तो एक मॉनिटर चाहिए, मॉनिटर। वो बोला सर कौन सी कंपनी का? मैंने बोला दोनों, कोई भी कंपनी का, काम करो लिनोवो का मॉनिटर दो अपने को, बराबर। उन्होंने फिर मुझे पूछा सीपीयू कैसा चाहिए, तो मैंने बोला सीपीयू में मुझे मिनिमम i7 इंटेल का प्रोसेसर चाहिए, सुना रहेगा ना इंटेल प्रोसेसर, i7 8th जनरेशन 10th जनरेशन वगैरह वो चाहिए। फिर उन्होंने पूछा ग्राफिक कार्ड वगैरह चाहिए क्या, मैंने बोला हाँ ग्राफिक कार्ड चाहिए, 4 GB का ग्राफिक कार्ड चाहिए अपने को। उसके अलावा पूछा और क्या चाहिए सर, मैंने बोला हार्ड ड्राइव चाहिए मुझे 2 TB का, काफी सारा स्टोरेज वगैरह रहेगा, मुझे ये भी चाहिए। अच्छा प्रोसेसर इंटेल का रहेगा, ग्राफिक कार्ड AMD का रहेगा, कंपनी का नाम है ये सारा, बराबर। 2 TB का हार्ड ड्राइव सेगेट का रहेगा, बराबर। ये सारी चीज मंगवाते जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने बोला कि अच्छा ये तो सीपीयू वगैरह हो गया, साथ में मुझे एक स्पीकर भी चाहिए, बराबर, स्पीकर वगैरह भी चाहिए उसके साथ। और जो भी माउस वगैरह आता है, माउस चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है मेरे बीच में और अमिट्रॉन के बीच में। अब मुझे बताना, अमिट्रॉन ने मुझे क्या प्रॉमिस किया सप्लाई करने का? पीसी असेंबल करके सप्लाई करने का प्रॉमिस किया है। नाउ टेल मी वन थिंग, इसके अंदर सिंगल प्रॉमिस है या मल्टीपल प्रोमिसेस है? सोच के बताना, सिंगल प्रॉमिस है या मल्टीपल प्रॉमिस है? व्हाई एम आई आस्किंग दिस क्वेश्चन? बिकॉज उसने प्रॉमिस तो क्या है पीसी असेंबल करके देगा, बट पीसी असेंबल करने के लिए देयर आर वेरियस गुड्स इन्वॉल्व। तो क्या हम इसको एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माने या मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माने? गुड्स एंड सर्विस तो मल्टीपल है इसके अंदर, बिकॉज वो असेंबल करने का भी सर्विस दे रहा है, प्लस ये सब वो चीजें सप्लाई करने वाला है मुझे, ठीक है। चलो अभी इस एग्जांपल को अपन अपने वाले जो दो कंडीशनों से लिंक करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले समझ लेना गुड्स एंड सर्विस सिंगल है कि मल्टीपल है। गुड्स एंड सर्विस तो मल्टीपल है, बट हमको ये चेक करना है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सिंगल है कि मल्टीपल है। तो हम चेक करेंगे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है, ये डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है, ये एक सिंगल है, चेक करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले बोलता है क्या कस्टमर ये गुड्स एंड सर्विस का बेनिफिट इंडिविजुअली ले सकता है क्या अपने दम पे? तो मुझे बताओ, अगर सपोज तुमको सिर्फ मॉनिटर वगैरह चाहिए, तो क्या तुम सिर्फ मॉनिटर, अगर तुम्हारे पास ये सारा चीज ऑलरेडी होता, तो क्या तुम सिर्फ मॉनिटर खरीद के उसका बेनिफिट ले सकते थे? द आंसर इज यस। यही तो मतलब है ना इसका। देखो क्या बोलते हैं वो, on its own और together with other resources that are readily available to the customer। अगर है, था नहीं मेरे पास, लेकिन अगर होता, मैं बोलता मेरे पास ये सब है, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मॉनिटर चाहिए, तो क्या मैं सिर्फ मॉनिटर से बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर सकता था क्या एज अ कस्टमर? द आंसर इज यस। लेकिन मेरे को पता है अभी आपके सबके मन में बहुत डाउट आया रहेगा कि यार ये तो तब होता जब आपके पास ये सारा चीज होता, था कि नहीं था वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तभी तो दूसरा कंडीशन है, आप ध्यान से सुनना। इसलिए मैंने बोला मेजरली फर्स्ट कंडीशन मीट करेगा। ये कंडीशन अगर मीट हो जाता है दोनों का दोनों, तो डिस्टिंक्ट होगा। नहीं मीट होता तो डिस्टिंक्ट नहीं, मतलब एक सिंगल ऑब्लिगेशन होगा। चलो ठीक है, फर्स्ट कंडीशन मीट कर गया। सेकंड कंडीशन बोलता है कि क्या ये जो भी गुड्स एंड सर्विस ट्रांसफर करने का प्रॉमिस किया है, इज इट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल फ्रॉम अदर प्रोमिसेस इन द कॉन्ट्रैक्ट? अब मुझे ये देखना है कि क्या दैट इज द गुड्स एंड सर्विस should not be integrated, should not be interrelated, should not be interdependent, or does not significantly modify or customize other promise in the contract। डिस्टिंक्ट नहीं होने के लिए ऐसा होना चाहिए। सुनना, हमको ये जो चीज चेक करना है, ये जो चीज चेक करना है, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, गुड्स एंड सर्विस आर डिस्टिंक्ट और नॉट इज टू बी चेक्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब हम मुझे ये चीज कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में चेक करना है कि क्या ये आपस में जितना भी गुड्स एंड सर्विस है वो इंटरडिपेंडेंट या इंटर रिलेटेड या सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन वाला सर्विस है क्या? मुझे बताना इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट whether the goods and services are interdependent or not। the answer is yes, they are interdependent। देखो मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट के कंटेक्स्ट में बात नहीं करूं, नॉर्मल जनरली बात करूं, तो मैं हर एक चीजों से इंडिविजुअली बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। कभी कभी होता रहेगा ना, आपने एक सेगेट का हार्ड ड्राइव खरीद लिया, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव 1 TB का, लेते हो कि नहीं बेनिफिट? आपने सिर्फ स्पीकर खरीद लिया, आपके पास बाकी सारा सामान था, स्पीकर नहीं था। आपने सिर्फ माउस खरीद लिया, आपके पास बाकी सारा सामान था, माउस खराब हो गया था। मतलब इन जनरल तो ये सारे के सारे इंडिविजुअल सर्विस से तुम बेनिफिट ले सकते हो, बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑल दे सर्विसेज आर इंटरडिपेंडेंट
on each other, they are interrelated. मैं बोलूं कहीं ना कहीं they will lead to a single performance obligation to be fulfilled, which is assembling the PC. कहीं ना कहीं ये सारा मिलके एक ही अल्टीमेट गोल है, पीसी असेंबल करना इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट के कंटेक्स्ट में कहीं ना कहीं ये सारे के सारे गुड्स इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट हुए. तो इसलिए अब अगर मैं तुमसे पूछूं ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भले गुड्स एंड सर्विस मल्टीपल थे बट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक है कि मल्टीपल है, तो द आंसर शुड बी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक है. तो कहीं ना कहीं देखो अपन ने तो ये एग्जांपल लेके कितने डिटेल वे में डिस्कस किया कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. ये तो एक एग्जांपल था. ऐसे कितने सारे मल्टीपल धंधे हैं, मल्टीपल एग्जांपल्स क्रिएट हो सकते हैं. तो हमको हर एक कॉन्ट्रैक्ट के कंटेक्स्ट में जाके देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट के कंटेक्स्ट में डिस्टिंक्ट है, अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है. डिस्टिंक्ट होते अगर मैं बोलता नहीं नहीं मॉनिटर भी अलग ऑब्लिगेशन, ये भी अलग ऑब्लिगेशन, ये भी अलग ऑब्लिगेशन, तो उस केस में जितना भी कस्टमर वो एंटिटी को प्राइस पे कर रहा है, प्राइस को अपने को क्या करना पड़ता है, इंडिविजुअली एलोकेट करना पड़ता है, विच इज स्टेप नंबर 4. सबको समझा के ये वाला पार्ट? यस, क्लियर. अच्छा, ये सारे जितने भी केस स्टडी है तो मेरा एग्जांपल था, इसके अलावा मॉड्यूल में भी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किएगा. जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो जो जो अच्छे अच्छे एग्जांपल लेंगे, जो काफी ट्रिकी एग्जांपल्स है, वो भी अपन उसके अंदर कवर करने वाले हैं. सबको क्लियर क्या है वाला पॉइंट? याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट के कंटेक्स्ट में चेक करना है अपने को. दो कंडीशन. सबसे पहला, कैन द कस्टमर ऑब्टेन बेनिफिट इंडिविजुअली और विद द रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेस, and whether these goods and service are separately identifiable from other promises in the contract. मतलब separately अलग अलग बेनिफिट ले सकते हैं in the context of the contract. कॉन्ट्रैक्ट के कंटेक्स्ट में यहाँ तो एक ही सिंगल ऑब्लिगेशन था, पीसी असेंबल करना, तो अपन एज अ होल उसको एक ऑब्लिगेशन सिंगल मानने वाले हैं. सबको समझा ये वाला पार्ट? ये सेकेंड पॉइंट प्रूफ करने के लिए ही वो सेकंड चीज लिखी हुई है. ये ब्रैकेट में जो चीज लिखा हुआ है ना, ध्यान से पढ़ना क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस से क्या है वो. दैट इज द गुड्स एंड सर्विस इज नॉट इंटीग्रेटेड. इंटीग्रेटेड नहीं होना चाहिए. डिस्टिंक्ट होने के लिए इंटीग्रेटेड नहीं होना चाहिए. डिस्टिंक्ट होने के लिए इंटररिलेटेड नहीं होना चाहिए. डिस्टिंक्ट अलग अलग होने के लिए इंटरडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. अलग अलग होने के लिए वो सिग्निफिकेंटली जो मेन गुड्स है उसको मॉडिफाई या कस्टमाइज नहीं करना चाहिए. अगर नहीं करेगा तो डिस्टिंक्ट होगा. मेरे एग्जाम्पल में ये इंटरडिपेंडेंट थे, इंटीग्रेटेड थे, कहीं ना कहीं सिंगल गुड्स एंड सर्विस में क्या बोलते हैं अपने को, वो कहीं ना कहीं सिंगल गुड्स एंड सर्विस में रिजल्ट कर रहे थे, इसलिए वो डिस्टिंक्ट नहीं है. ध्यान से पढ़ना, मैंने क्या बोला लास्ट टाइम वापस से बोल रहा हूं. अपने को ये चेक करना है कि मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज वेदर दीज आर मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. अगर इंटीग्रेटेड नहीं है तो डिस्टिंक्ट है. इंटरडिपेंडेंट नहीं है तो डिस्टिंक्ट है. इंटररिलेटेड नहीं है तो डिस्टिंक्ट है. यहाँ इंटरडिपेंडेंट था, इंटीग्रेटेड था, इंटररिलेटेड था इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इंटरडिपेंडेंट था इसलिए डिस्टिंक्ट नहीं है. सबको समझा के ये वाला पार्ट? अगर ये पार्ट समझ गया तो आपका ये वाला अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म हो गया. आई वुड प्लीज रिकमेंड यू टू कहीं ना कहीं अपने ओन वर्ड्स में यहाँ एग्जांपल लिख दो जो मैंने एक्सप्लेन किया पीसी असेंबल का, जहाँ काफी सारे उसको मुझे पार्ट्स प्रोवाइड करने का था. और ये पार्ट्स प्रोवाइड अपने हाथ से लिखो भाई प्लीज. देखो कहीं ना कहीं सब कुछ तुमने नोट्स वगैरह मेरे रिफर कर लिया, बट साथ में अगर आप यहाँ अपने ओन वर्ड्स में कुछ लिखते हुए जाओगे ना, जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे ना, तो आपको ये नोट्स के साथ काफी रिलेटेबिलिटी बैठ जाएगी कि हाँ मैंने भी यहाँ लिखा हुआ है, अच्छा मैंने किस कंटेक्स्ट में लिखा था, आपको इजीली समझने लग जाएगा. सबको क्लियर है वाला पार्ट? यस. तो प्लीज राइट डाउन दिस एग्जांपल इन ओन वर्ड्स कि यहाँ गुड्स एंड सर्विस मल्टीपल थे, फिर भी हमने क्या माना कि देयर इज अ सिंगल पीओ. व्हाई सिंगल पीओ? in the context of the contract. That point is also very important. In the context of contract. प्लीज ये चीज भी नोट डाउन कर लेना, अपने वन वर्ड्स में लिखो चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है. सबको क्लियर नहीं वाला पार्ट? चलो परफेक्ट, समझ गया तो वेल एंड गुड, वेल एंड गुड. यहाँ लिख दो, हाँ बॉक्स कर दो इसको, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. एक मिनट देता हूँ आपको, लिख लो एग्जाम्पल. और लिखने के साथ मेरा लास्ट लेक्चर वाला बात भूल मत जाना. जैसे कंसेप्ट पढ़ा के होता है वीडियो पॉज करो, खुद रीड करो. मानना है तो मानो, नहीं मानना तो भी मान लो. अच्छा अगर सीए पास करना है ना तो मान लो, कुछ सोच समझ के ही बोल रहे हैं ना. चलो ठीक है, लिखो प्लीज. सर कितना बड़बड़ करते हो, टीचिंग प्रोफेशन का आदत.
इसका एक साइड इफेक्ट बोलो या आउटकम बोलो, बड़बड़ करते रहना पड़ेगा। सर अभी तो चुप रहो, लिखने तो दो। नहीं लिखने दूंगा बड़बड़ करता रहूंगा क्योंकि मैं अकेला बात कर रहा हूँ, पकड़ा है मेरे को अकेले। घर पे बैठे बैठे क्या कर रहे, करना है कुछ काम, स्टूडेंट लोग को बोर करो लेके प्रभु का नाम। लिखो प्लीज, लिखो 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 लिखो, इसको इंपोर्टेंट मार्क करना। हम्म? घर वाले सोच रहे पागल हो गए, अब घर वाले को कौन समझाए। ह्यूमर पे हंस रहे हैं मेरे, देखो। कुछ नहीं हो सकता भाई, जाने दो, लिखो प्लीज। डन क्या, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब सुनना, जैसे अपना ये हुआ, आगे क्या बोलता है। आर देयर मल्टीपल प्रोमिसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच आर डिस्टिंक्ट, मतलब क्या गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट है। अगर डिस्टिंक्ट है तो मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, डिस्टिंक्ट नहीं है तो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। मैंने बताया इसका रेलिवेंस क्या, अगर मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगा तो ट्रांजैक्शन प्राइस को हर एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में एलोकेट करना पड़ेगा। अच्छा, याद रखना वो 365 न्यूज़पेपर के न्यूज़पेपर सप्लाई करने वाले केस में वो डिस्टिंक्ट थे, ये डिस्टिंक्ट था, मतलब 365 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थे। बट क्योंकि इसका पैटर्न ऑफ ट्रांसफर सब्सटेंशियली सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, याद है मैंने बताया था ऊपर हम उसको सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे, फिर इसलिए ब्रैकेट में ये लिखा है। आर देयर मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर डिस्टिंक्ट व्हिच आर नॉट सब्सटेंशियली सेम एंड डू नॉट हैव द सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर, मतलब डिस्टिंक्ट होते और सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर होता तो वो अगेन क्या बन जाता, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। देखो इसका मतलब ये बोलता है व्हिच आर नॉट सब्सटेंशियली सेम, सब्सटेंशियली सेम नहीं है, यस, तो मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सब्सटेंशियली सेम होता नहीं होता तो फिर क्या होता, वो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होता। सबको समझाए वाला पार्ट, मतलब इफ अगर ये वाला पॉइंट है सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस, उस केस में हम क्या बोलेंगे, इट इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सबको समझा ये वाला पार्ट, चलो ठीक है, बस उसमें वो ये वाला पार्ट था, खत्म हो गया। अगेन ये पॉइंट रीड कर लेना प्लीज। चलो ठीक है, ये हो गया। तो अपना चार्ट में बता दो, अपन चार्ट में अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं करंटली। अपना ये वाला पॉइंट भी हो चुका, सबको समझा। स्टेप नंबर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बोल दूं तो, उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है, वो बोलता है लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स। इसका मतलब क्या, सुनना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया, बट फिर से एक बार वापस डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि ये इसका लिंकेज वो सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस वाले पॉइंट से। सपोज मैंने एक 3 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, 3 ईयर के मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है। अब वो बोलता है कि ये 3 ईयर के मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट को हम एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माने या मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माने। वाई सिंगल कैसे हो सकता है, सपोज मेंटेनेंस वो मुझे मंथली बेसिस पे करके देगा, हर मंथ आएगा एक बार, वो क्या करेगा, मेंटेन करके जाएगा। तो कहीं ना कहीं हर एक मंथ का इंडिविजुअल मेंटेनेंस इज अ डिस्टिंक्ट गुड एंड सर्विस। बट क्योंकि उसका पैटर्न ऑफ ट्रांसफर सेम है तो आप सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मान सकते हो, मल्टीपल भी मान सकते हो। वो जनरली पैटर्न ऑफ ट्रांसफर सेम है तो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकता है। तो स्टैंडर्ड ये बोलता है कि 3 साल के मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट को हम अगर मंथली मेंटेनेंस का प्रॉमिस है तो हम इसको 36 डिफरेंट प्रोमिस माने। सपोज ईयरली मेंटेनेंस का प्रॉमिस था तो हम उसको 3 डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माने। अगर डेली मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट था तो हम उसको 365 इंटू 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माने, बराबर। तो स्टैंडर्ड सुनना क्या बोलता है, देखो वही लिखा हुआ है। शुड अ 3 ईयर मेंटेनेंस एग्रीमेंट बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन रिप्रेजेंटिंग द एंटायर कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड, और शुड इट बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स डेली, मंथली और ईयरली। देखो क्या बोलता है, इट मे बी अप्रोप्रिएट टू ट्रीट अ 3 ईयर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एज 3 सेपरेट 1 ईयर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। मतलब वो बोलता है कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ना मेंटेनेंस का, तो आप उसको 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मान सकते हो इफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिन्यूड और कैंसल बाय ईदर पार्टी। याद है अपन ने कैंसलेशन वाला पॉइंट ऊपर भी देखा था, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट टर्म वाले पॉइंट में देखा था, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेबल आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तो हम कॉन्ट्रैक्ट टर्म को 1 साल ही मानेंगे। तो इसलिए ये बोलता है कि अगर ये 3 साल का मेंटेनेंस बीच में कोई भी पार्टी या दोनों पार्टी कैंसिल कर सकती है, तो उस केस में अगर एक कैंसिलेशन ईयरली पॉसिबल है तो हम उसको 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे, सिंगल नहीं मानेंगे। लेकिन अगर ये कैंसिलेशन नहीं पॉसिबल है, मतलब 3 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, ये कोई भी पार्टी कैंसिल नहीं कर सकती, यहाँ कैंसिल करना तो पेनल्टी भरना पड़ेगा, तो उस केस में वो अपन बोलते हैं सिग्निफिकेंट पेनल्टी के बिना कैंसिलेशन होना चाहिए। तो अगर कैंसिल करना पॉसिबल नहीं है तो हम उसको क्या मानेंगे, एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन
मानेंगे। सबको समझा क्या ये चीज? यस। तो आगे वही लिखा हुआ है, इट मे बी अप्रोप्रिएट टू ट्रीट अ 3 year सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एज 3 सेपरेट पीओ if the contract can be renewed or cancelled by either party at distinct point in time, that is at the end of each year of service. सबको समझा क्या ये चीज? सबको समझा? यस। देखो आगे क्या लिखा है, इन लॉन्ग टर्म सर्विस अरेंजमेंट्स वेदर कंसिडरेशन इज फिक्स्ड, द अकाउंटिंग में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये 3 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो इसका एलोकेशन होने वाला है वो वैसे भी इक्वली होने वाला है बिकॉज मेंटेनेंस ही है इसके अंदर, तो वो बोलता है अकाउंटिंग पे इतना कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा। अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बट यस इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट सर्विसेज वहां से लिंकेज इसका हो सकता है। सबको समझा ये वाला पॉइंट? चलो परफेक्ट, खत्म। तो इसका आउटकम क्या निकला अल्टीमेटली भाई? या तो ये 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगा ईयरली, अच्छा मंथली का होता तो फिर 36 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होता, अगर मंथली कैंसिलेबल पॉसिबल होता तो, मतलब मंथली कोई भी पार्टी कैंसिल कर सकता है, ईयरली कैंसिल कर पाएगा तो फिर उस केस में 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कैंसिलेशन पॉसिबल ही नहीं है तो उस केस में एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मान सकते हो। सबको समझा ये वाला पार्ट? यस। सो अगर आप देख रहे हो तो अपना स्टेप नंबर 2 इज डन कंप्लीटली। देखो स्टेप नंबर 1 काफी बड़ा था, स्टेप नंबर 2 इज कंसिडरेबली वेरी स्मॉल। सो फटाफट क्या करना, अपने को वीडियो पॉज करना है और फटाफट से इसको रीड करके कंप्लीट करना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 3 which is determining the transaction price। अच्छा मुझे पहले बता दो इंडेक्स कौन सा इंडेक्स पढ़ रहा है अपन? 115। नाम रिपीट करना भाई प्लीज, नाम रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। 5 स्टेप मॉडल है, सबसे पहला स्टेप कौन सा था? वापस से क्या था पहला स्टेप? आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड स्टेप कौन सा था? आइडेंटिफाइंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ लूं? पक्का पूछूं? नहीं, जो ना बोले उनको भी पूछूंगा ही मैं। सुन लो, इज इट नेसेसरी कि इफ देयर आर मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉमिस्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, इज इट नेसेसरी अगर मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉमिस किया है कॉन्ट्रैक्ट में तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मल्टीपल होंगे? द आंसर इज नो। डिस्कस किया अपन ने, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं अभी। स्टेप नंबर 3 डिटरमाइनिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस। एक सेकेंड, डिटरमाइनिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस। नाउ व्हाट इज ट्रांजैक्शन प्राइस? जो भी कंसिडरेशन कस्टमर ने प्रॉमिस किया है पे करने के लिए इन रिटर्न फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज विच ही इज गोइंग टू रिसीव, दैट इज नथिंग बट द ट्रांजैक्शन प्राइस। इन शॉर्ट, जो भी गुड्स एंड सर्विस खरीदने के बदले में कस्टमर पैसा पे करने वाला है वो क्या है? ट्रांजैक्शन प्राइस है। बट नाउ वन क्वेश्चन टू यू इज, देखना मत बोर्ड पे, यहाँ ध्यान देना। वन क्वेश्चन टू यू इज, आप कोई भी गुड्स एंड सर्विस खरीदते हो, जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है? फॉर एग्जाम्पल आपने ये जो भी क्लासेस किसी की भी परचेज की होगी तो आपने उस पर जीएसटी भी पे किया होगा, आपने जो भी इनवॉइस लिया रहेगा उस पर जीएसटी का भी अमाउंट लिखा हुआ रहेगा, बराबर। फॉर एग्जाम्पल ऐसा अज्यूम कर लो ना कि आपने कोई क्लासेस लिया फॉर ₹5,000, हम अज्यूम करते हैं इसके ऊपर आपने 18% जीएसटी पे किया विच कम्स टू ₹900, तो 5,900 अपने क्या किया रहेगा? सॉरी 900 ही आता है क्या? जितना भी आता है यार कैलकुलेट करो ना उसको, किधर और खो गया था मैं, छोड़ो उसको। जितना भी आता है ₹900 आता है मेरे ख्याल से, बराबर। तो ये जो भी आपने 5,900 पे किया है, जो भी क्लासेस वाले को पे किया, क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू है। क्लासेस वाले अपने रेवेन्यू में 5,000 गिनेंगे कि 5,900 गिनेंगे? मतलब जब वो सेल्स बुक करेंगे तो सेल्स उनको 5,000 पे बुक करना चाहिए कि 5,900 पे बुक करना चाहिए? जिसका भी आंसर था 5,900, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, एकदम गलत है भाई। अगर अब तक आप ये सोच के चल रहे थे कि भाई 5,900 पे सेल्स बुक होता है तो आप गलत हो। आइडियली ये जो 5,900 उसमें से 900 आपने क्यों पे किया है? जीएसटी के लिए पे किया है, मतलब 900 रुपया तो वो कंपनी को बिलोंग भी नहीं करता है। वो तो एक तरह से एज एन एजेंट काम कर रहा है गवर्नमेंट के लिए, आपसे पैसा लेगा, गवर्नमेंट को पैसा सबमिट कर देगा। इसका मतलब वो 900 तो कंपनी के पास आया ही नहीं, वो तो सिर्फ एक एजेंट की तरह काम किया, पैसा रिसीव किया, गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया। तो एनी अमाउंट विच इज कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ एनी थर्ड पार्टी वो कभी भी रेवेन्यू का पार्ट नहीं बनने वाला है। इसका मतलब कंपनी रेवेन्यू में कितना गिरने वाला है? सिर्फ और सिर्फ 5,000 गिरने वाला है। तो सुनो बस इतना ही बोला हुआ है। ट्रांजैक्शन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन व्हिच एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी एंटाइटल्ड इन एक्सचेंज फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉमिस्ड गुड्स और सर्विसेज एक्सक्लूडिंग एनी अमाउंट्स कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी, फॉर एग्जांपल जीएसटी। लाल पॉइंट पड़ेगा तो भी समझ जाएगा, कंसिडरेशन व्हिच एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी एंटाइटल्ड एक्सक्लूडिंग जीएसटी। सबको समझाए वाला पार्ट? यस। नाउ अगर आप समझ लेते कि ये पॉइंट इतना, ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होता है? जो भी पैसा मिलने वाला है, ट्रांजैक्शन प्राइस खत्म नहीं। नाउ कम्स द डिटेल्ड डिस्कशन। ये सब पॉइंट्स आइडियली है ना, जो इंडेक्स 115 है उसमें काफी हर एक एस्पेक्ट को कवर करने का ट्राई किया गया है, बराबर। अब
ट्रांजैक्शन प्राइस जो है इट कैन बी फिक्स्ड और इट कैन बी वेरिएबल और इट कैन बी बोथ। सर ये क्या बोल दिया? हो सकता है इट कैन बी फिक्स्ड, इट कैन बी वेरिएबल और इट कैन बी बोथ। अब ये कैसे पॉसिबल है? चलो समझने का ट्राई करते हैं। अज्यूम करते हैं ये जो मेरे नोट्स है, ये जो मेरी बुक है, इंडेस की एफआर की जो मेरी बुक है, आइडियली ये बुक मैंने ही बनाई है, बट ऐसा अज्यूम करते अगर ये काम मैं किसी और को आउटसोर्स करता नोट्स प्रिपेयर करने का, जो कि किया नहीं है बट अज्यूम करना, अगर मैं ऐसा कुछ करता, आउटसोर्स करता, तो सुनना कॉन्ट्रैक्ट कैसा रख सकता था मैं उनके साथ। सपोज इधर मैं हूं मिस्टर ए के और इधर वो मेरा क्लाइंट है, क्लाइंट को मैं एंटिटी बोल दूंगा बिकॉज मैं तो कस्टमर हो गया और वो एंटिटी हो गई। मैंने इस एंटिटी को बोला भाई मुझे एक काम करो, मुझे मेरे इन डेज की बुक बना के दो। उसने बोला सर हो जाएगा। मैंने बोला कितना पैसा लगेगा? वो बोला सर जितना भी बुक, जितना भी नोट्स आपको कंपाइल करना है पहले वो बताओ। मैंने बोला इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल है, 4 मॉड्यूल है, आपको तो पता रहेगा 4 मॉड्यूल है, करीबन क्लोज टू 1800 पेजेस। मुझे इसको कंपाइल करना है इन अप्रोक्सीमेटली 400 पेजेस, जो कि मैंने कर दिया ऑलरेडी। बट सपोज ये काम मैं किसी और से करवाता, 1800 पेजेस को मैंने बोलता कि मेरे को 400 पेज में कंपाइल करके चाहिए, तो वो बोलता 1800 पेज पढ़ना पड़ेगा ना इसके लिए हमको, तो हम हर एक पेज के पीछे ₹100 चार्ज करेंगे। हाइपोथेटिकल एग्जांपल अज्यूम करते हैं, तो वो मेरे से कितना चार्ज करने वाला है? 2 जीरो लगा देने का, 1,80,000 रुपीज एक बुक प्रिपेयर करने के लिए इज गोइंग टू चार्ज मी। मेहनत है ना उसके अंदर, और वो मेहनत का पैसा ले रहा है, अपने सर्विस का पैसा ले रहा है वो। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने उससे पूछा कि ये बता कितने दिन में बनेगी बुक? तो उसने बोला सर 1800 पेज पढ़ के बुक बनाने में अप्रोक्सीमेटली इट विल टेक समवेयर अराउंड अ ईयर। मैं सुन के हिल गया, मैं बोला 1 साल? तो बोलता सर 1800 पेजेस है, प्लस वी हैव टू कंसाइज इट इन अ वे जहां क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज हो और कंटेंट भी कम हो जाए। तो मैंने बोला यार 1 साल तो तू बहुत टाइम बोल रहा है। वो बोलता सर मेहनत तो है, 1 साल तो लगेगा। तो मैंने सुनना उसको क्या बोला, मैंने बोला अगर तुम 1 साल के पहले इस बुक को कंप्लीट कर देते हो तो आई एम रेडी टू गिव यू अ बोनस। 1 साल के अंदर अगर बुक को कंप्लीट कर दिया तो मैं आपको बोनस पे करने रेडी हूँ। ये सुन के उसके कान खड़े हो गए। वो बोला सर फटाफट बताओ बोनस कितना। तो मैंने बोला सुन, अगर तूने अगर तूने 1 साल के अंदर, अगर मैं इसको ऐसा बोलूं, अगर विदिन 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 9 मंथ्स तूने ये बुक कंप्लीट कर दी ना, तो आई विल गिव यू 10% बोनस। मतलब जितना भी ट्रांजैक्शन प्राइस है उसका 10%, which comes to 18,000। वो बोला अरे सॉर्टेड, 18,000 रुपीज ही इज गोइंग टू रिसीव इफ ही कंप्लीट्स द बुक विद इन 9 मंथ्स। अगर 9 महीने के एक भी दिन ऊपर लगा तो जितना उसको प्रॉमिस किया है उतना ही मिलने वाला है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है? बुक प्रिपेयर करना सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, बट ट्रांजैक्शन प्राइस कितना लिया जाए? 1,80,000 लिया जाए या फिर 1,98,000 लिया जाए? 1,98,000 कैसे आया प्लस 18,000? देखो मुझे एक बात बताओ, ट्रांजैक्शन प्राइस में 1,80,000 आएगा कि नहीं आएगा? वो तो आना ही आना है, बिकॉज वो तो पक्का मिलना है कंपनी को। द क्वेश्चन टू यू इज, कंपनी को इस 18,000 को भी इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब इसके दो आंसर तुम दे सकते हो। वो बोलेंगे सर जब मिला तब रिकॉर्ड कर लेना इसको, बराबर क्या? लेकिन कुछ कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं सर, कंपनी को एस्टिमेट लगाना चाहिए कि अगर फर्स्ट दिन पे ही उसको लगता है कि ये जो 18,000 है वो अर्न कर लेगा, तो ट्रांजैक्शन प्राइस को उसको 18,000, 1,98,000 गिनना चाहिए सर। अब माय क्वेश्चन टू दोस पीपल हु हैड सेड कि सर आज तो 1,80,000 ही बुक करने का, 18 तो जब मिलेगा तब बुक करने का। माय क्वेश्चन टू इज, ऐसे केस में मैनिपुलेशन पॉसिबल हो जाएगा सर? ऐसे कैसे? हम एक बहुत मेजर कंपोनेंट फिक्स रखेंगे, बहुत कम। सपोज किसी कंपनी को अपना रेवेन्यू बहुत कम दिखाना है, टर्नओवर इस साल कम दिखाना है, प्रॉफिट कम दिखाना है, तो वो क्या करेगा 1 साल में? सपोज ये जो 9 मंथ्स है वो अगले साल में फॉल होने वाले थे, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये साल में सिर्फ बोलूंगा फिक्स्ड कंपोनेंट इज 1,50,000, और जितना भी मुझे रेवेन्यू को शिफ्ट करना है अगले साल में, उतने कंपोनेंट को मैं वेरिएबल मान के अगले साल में ट्रांसफर कर दूंगा। क्योंकि देखो आइडियली जब बुक रेडी होएगी, ये मुझे सर्विस दे रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ 9 और 12 मंथ्स।
तो ये जो रेवेन्यू बुक करेगा एंटिटी, वो सीधा लास्ट डे पे बुक नहीं करेगा, वो एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू अर्न करा तो एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू बुक करता हुआ चलेगा, बराबर। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि सपोज ये 9 मंथ्स में से 4 मंथ्स लेटर स्टेज पे फॉल कर रहे थे, और कुछ कुछ लोग अगर ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं सर, वेरिएबल कंसिडरेशन अगर दिया तो उसको बुक करना चाहिए, नहीं दिया तो बुक नहीं करना चाहिए, आज तो गिनो ही मत उसको, तो उससे होगा क्या, अगर किसी कंपनी को थोड़ा सा रेवेन्यू अगले साल में इंक्रीज करना है, तो वो वेरिएबल कंपोनेंट का बहुत मेजर पोर्शन दिखा देगा। वो बोलेगा कि अरे काम करते हैं ना, अपन कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करते हैं कि सर क्योंकि मुझे थोड़ा सा रेवेन्यू अगले साल में दिखाना है, तो आप एक काम करो, 1,50,000 ही फिक्स रखो, रिमेनिंग 30 आप वेरिएबल रख दो, और मैं श्योर हूं कि मैं वेरिएबल अर्न करने वाला हूं, बिकॉज मैं जो आपने जो टारगेट दिया बहुत रियलिस्टिक है, मैं इसको अचीव कर लूंगा। 30,000 अगले साल में बुक होएगा फिर। इससे ये दिक्कत आ रही थी काफी कंपनीज को, अगर रेवेन्यू शिफ्ट करना था अगले साल में, तो वो क्या कर रहा था, फिक्स्ड अमाउंट पे एंटर करेगा और वेरिएबल कंपोनेंट दिखा देगा। वो बोलेगा वेरिएबल कंपोनेंट को हम अगले साल अकाउंट करेंगे जब मिलेगा। इसलिए स्टैंडर्ड बोलता है नहीं चलेगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। स्टैंडर्ड बोलता है कंपनी ऐसे केस में ये जो कंसिडरेशन है 18,000 का, अच्छा इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कंसिडरेशन बोलते हैं। वाई वेरिएबल, बिकॉज कंपनी को श्योर नहीं है कि ये कंसिडरेशन रिसीव होगा कि नहीं होगा। देखो ये कंसिडरेशन अमाउंट में भले वेरिएबल ना हो, अमाउंट में वेरिएबल क्यों नहीं है, बिकॉज पता है ना कितना मिलने वाला है, लेकिन वो कंटिजेंट है बेस्ड ऑन सम फ्यूचर इवेंट, उसको भी वेरिएबल बोला जाता है। तो अमाउंट तो फिक्स्ड है, बट इसका कंटिजेंसी वेरिएबल है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो 1,80,000 है, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड ट्रांजैक्शन प्राइस, और ये जो 18,000 है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल कंसिडरेशन या वेरिएबल ट्रांजैक्शन प्राइस। अब स्टैंडर्ड बोलता है कि वेरिएबल ट्रांजैक्शन प्राइस, वेरिएबल कंसिडरेशन को भी ट्रांजैक्शन प्राइस में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। बट अगर कंपनी को लगता है कि यार 9 महीना तो काफी अनरियलिस्टिक है, साल आपको अगर बोनस नहीं देने का था तो ना ही बोल देते, ये कैसा टारगेट दिया हुआ है। तो अगर उस केस में कंपनी को लगता है कि नहीं नहीं वो अचीव नहीं कर पाएगा, तो उसको फिर 18,000 इंक्लूड नहीं करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं यार ये 18,000 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, उसके लिए काफी एस्टिमेशन लगने वाला है, प्रोबेबिलिटी वेट्स लगने वाले हैं। बस अगर आपको ये ओवरव्यू समझ जाता है, तो अपना जो अगला डिस्कशन है वो आपको क्लियरली समझ जाएगा। चलो ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला हुआ है, कंसिडरेशन प्रॉमिस्ड मे बी फिक्स्ड और वेरिएबल, और बोथ। जैसे मेरे एग्जांपल में बोथ था, फिक्स तो है ही, थोड़ा सा वेरिएबल भी रखा है, कभी कभी प्योरली वेरिएबल भी हो सकता है, कभी कभी प्योरली फिक्स्ड भी हो सकता है। सबको समझा ये चीज, ठीक है। फिक्स्ड को लेकर कोई भी तकलीफ आने वाली नहीं है, बिकॉज फिक्स तो पता है देना ही देना है, तो उसको तो गिनना ही है। नाउ व्हाट टू डू विद वेरिएबल कंसिडरेशन। स्टैंडर्ड बोलता है एन अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन वुड बी वेरिएबल इफ either a product was sold with a right to return or a fixed amount is promised as a performance bonus or on achievement of a specified milestone। जैसे मैंने बोला था कि 9 महीने में कंप्लीट का 10% बोनस मिलेगा, इसके अपन वेरियस केसेस देखने वाले, बट एज ऑफ ना वही एग्जांपल ध्यान में रखना। तो ये बोलता है कि वेरिएबल कंसिडरेशन मे बी फिक्स्ड इन अमाउंट, जैसे मेरा 18,000 का अमाउंट फिक्स था, 10% दूंगा, बट द एंटिटीज राइट टू रिसीव दैट कंसिडरेशन इज कंटिजेंट ऑन अ फ्यूचर आउटकम। द वेरिएबिलिटी promised may be explicitly stated or it may be implicit। अब ये वेरिएबल कंसिडरेशन को कौन से अमाउंट पे इंक्लूड किया जाए, वो अपन नीचे अभी डिस्कस करेंगे, जहां वो अपना ये वाला पॉइंट रहेगा, नीचे आने वाला है वो पॉइंट। अच्छा, एक पेनल्टी का पॉइंट है। पेनल्टी का पॉइंट पे आने के पहले ये अपन पेंडिंग रखते हैं, इसके पहले ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। एन एंटिटी शैल एस्टिमेट एन अमाउंट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन बाय यूजिंग आइदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड। जैसे मैंने बोला ये 18,000 का इंक्लूड तो करना है, बट अभी कौन से अमाउंट पे करेंगे, तो वो बोलते हैं इसके लिए दो मेथड तुम्हारे पास हो सकते हैं। एक मेथड है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, और दूसरा मेथड है मोस्ट लाइकली अमाउंट मेथड। अब ये दोनों मेथड कौन से केस में यूज करना है वो हमको बताऊंगा अभी। मुझे बताओ, कंपनी को ये 18,000 मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, वो कंपनी डिटरमाइन करेगा। अब इस 18,000 मिलने या नहीं मिलने के दो ही आउटकम पॉसिबल है, या तो ये मिलेगा या तो ये नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ है क्या कि अगर 9 मंथ्स में किया तो इतना मिलेगा, 10 में किया तो इतना मिलेगा, 11 में किया तो इतना मिलेगा? ऐसा नहीं है। 9 महीने में किया तो 10% मिलेगा, 9 महीने से ऊपर किया तो नहीं मिलेगा वेरिएबल कंसिडरेशन। मतलब यहाँ हाँ या ना, या यहाँ इट इज आइदर ब्लैक और व्हाइट, कोई ग्रे एरिया नहीं है बीच में, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर ऐसा केस है ना कि वेरिएबल या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उस केस में कंपनी विल यूज दिस मेथड, द मोस्ट लाइकली आउटकम मेथड। वो क्या बोलता है, इट इज द सिंगल मोस्ट लाइकली अमाउंट। This method may be appropriate if the contract has only two outcome possible।
अचीव करेगा या नहीं करेगा। तो उस केस में एंटिटी डे वन पे क्या करेगा, डे वन पे एस्टिमेट करेगा। एस्टिमेट कैसे करेगा, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे एस्टिमेट करेगा, अपने जो भी इंप्लॉइज के ऊपर काम करने वाले उसके एफिशिएंसी को एस्टिमेट करके टेस्ट करेगा, अपने जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उसको ध्यान में रखते हुए एस्टिमेट करेगा। अब एस्टिमेट करने का उसको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो ये अचीव कर लूंगा, तो डे वन पे इसको इंक्लूड कर लेगा। अगर लगता है कि नहीं मैं इसको अचीव नहीं कर पाऊंगा, तो डे वन पे इसको इंक्लूड नहीं करेगा। सबको समझा? तो ये सेकंड वाला मेथड तब यूज करना है व्हेन देयर आर ओनली टू आउटकम्स पॉसिबल, इधर यस और नो, क्या तो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। सबको समझा ये वाला पार्ट? डन। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड कब यूज करना है? सपोज ऐसा होता, मैंने उसको ऐसा बोला 9 मंथ्स में अचीव किया ना बड़ी, तो वी विल गिव यू 25%। वो खुश, वो बोला चलो 9 से लेके 10th मंथ के अंदर अगर अचीव किया तो 15%, 10 से लेके 12th मंथ में अचीव किया तो 10%, और 12 मंथ्स के बाद किया तो देयर इज नो बोनस। तो उस केस में नाउ देयर आर वेरियस आउटकम्स पॉसिबल। यहाँ इट इज नॉट या तो इतना मिलेगा या नहीं मिलेगा, यहाँ वेरियस अमाउंट्स हो सकते हैं। अगर जल्दी अचीव करेगा तो 25% मिलेगा, वरना 10-15 मिलेगा, वरना 10 मिलेगा। जहां ऐसे वेरियस आउटकम्स पॉसिबल है ना, तो एंटिटी हर एक आउटकम का निकालेगा वेट, प्रोबेबिलिटी, कि यार मुझे लगता है कि 9 मंथ्स में अचीव करने का चांसेस समवेयर अराउंड 60%, यहाँ अचीव करने का चांसेस 20%, यहाँ अगेन 20%। तो ऐसे वेटेड एवरेज करके वो फिर एक अमाउंट निकालेगा वेरिएबल कंसिडरेशन का, विच विल बी इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, जहां वेरियस आउटकम्स पॉसिबल है, बस वही लिखा हुआ है। इट इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी वेटेड अमाउंट्स। दिस मेथड मे बी अप्रोप्रिएट इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज मल्टीपल आउटकम्स पॉसिबल। सबको समझा? तो वेरिएबल कंसिडरेशन अगर तुमसे पूछा जाए कि इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, तो तुम्हारा आंसर रहेगा करना है। और उसको एस्टिमेट करने के पास कितने मेथड है? 2 मेथड है, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड और मोस्ट लाइकली आउटकम मेथड। कुछ कुछ केसेस में वेरिएबल कंसिडरेशन को इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं ये कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। मतलब कुछ कुछ केसेस में अगर सर्टेन कंडीशंस मीट हो रहे हैं, तो हम वेरिएबल कंसिडरेशन को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे फिर? तो जिन्होंने वो आंसर दिया था जब मिलेगा तब की तब देखेंगे, तो वैसा करना पड़ेगा उस केस में। सबको समझा? अच्छा सर, अगर ऐसा हुआ तो हमारा एस्टिमेट चेंज हो गया, हमने डे वन पे जो एस्टिमेट किया ना, बीच में क्वार्टरली एंड आ गया, क्वार्टरली पे हम रिव्यू करते, क्वार्टरली पे रिव्यू किया और एस्टिमेट चेंज हो गया, तो क्या करने का? रीअसेसमेंट करने का। रीअसेसमेंट का पॉइंट भी नीचे कवर्ड है, वो यहाँ कवर्ड है, रीअसेसमेंट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। तो उसको क्या करना पड़ेगा? रीअसेस करना पड़ेगा। अपन उसको भी डिस्कस करेंगे नीचे आने के बाद। सबको यहाँ तक समझा क्या? चलो ठीक है। अब नीचे दिया हुआ है नोट, सुनना। एन एंटिटी शैल अप्लाई वन मेथड कंसिस्टेंटली थ्रू आउट दी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर आपने ये मेथड चूज किया तो इसको ही कंसिस्टेंटली अप्लाई करना, अगर ये चूज किया तो इसको ही कंसिस्टेंटली अप्लाई करना। उसके बाद सेकंड पॉइंट, an entity considers the requirements on constraining estimates of variable consideration discussed below to determine whether it should include some or all of its estimate of variable consideration। मतलब variable consideration include करते टाइम हमको ये सेकंड वाला चीज भी चेक करना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स? कंस्ट्रेनिंग मतलब ये एस्टिमेट ऐसे जो अपने को रोक रहे हैं वेरिएबल कंसिडरेशन को इंक्लूड करने के लिए। तो अगर कोई भी ऐसे कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट का कंडीशन फुलफिल होता है, तो वेरिएबल कंसिडरेशन को इंक्लूड नहीं करना है, बाकी सारे केसेस में इंक्लूड करेंगे, और ये 2 मेथड यूज करेंगे उसको एस्टिमेट करने के लिए। सबको समझा ये वाला पॉइंट? चलो ठीक है। अब एक पॉइंट था पेनल्टीज वाला जो अपन ने रखा था ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनल्टीज? सपोज मैंने ऐसा बोला, सर आपने 1 साल में प्रॉमिस तो किया, लेकिन व्हाट अगर 12 महीने में आपने इसको अचीव नहीं किया? तो क्योंकि मैं तो यार 12 महीने में इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, बिकॉज ऐसी बुक आ जाए तो मजा आ जाए स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर 12 महीने में आप अचीव नहीं कर पाए इसको, तो क्या? तो क्या आप गारंटी लेते हो कि आप 12 महीने में अचीव करोगे? तो उसने बोला हाँ सर गारंटी है। तो मैंने बोला एक काम करते, अगर आपको इतना ही भरोसा है अपने काम पे, तो अगर 12 मंथ्स हम आप इसको अचीव नहीं कर पाए, आफ्टर 12 मंथ्स अगर आपने इसको अचीव किया, तो मैं आप पे एक 5% का क्या लगा दूंगा? पेनल्टी लगा दूंगा। मतलब मैं आपको 5% कंसिडरेशन कम पे करूंगा। सोच समझ के बताओ। पेनल्टी इज लाइक नेगेटिव बोनस। तो पेनल्टी वाले फैक्टर को भी ट्रांजैक्शन प्राइस में गिनना चाहिए कि नहीं गिनना चाहिए? गिनना चाहिए। अब गिनने का मतलब ये नहीं कि पेनल्टी का अमाउंट को ऐड करेंगे, नहीं नहीं, पेनल्टी का अमाउंट तो अपना ट्रांजैक्शन प्राइस रिड्यूस करेगा ना, तो इसको भी कंसिडर करते टाइम कंसिडर करेंगे। लेकिन इससे ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होने वाला है? रिड्यूस होने वाला है। जो भी आपने नीचे चीजें डिस्कस की वो इसके लिए भी एप्लीकेबल है। अगर पेनल्टी लगेगा या नहीं लगेगा ऐसा है, तो मोस्ट लाइकली आउटकम कंसिडर करने का। अगर पेनल्टी के भी वेरियस आउटकम्स पॉसिबल है, तो उस केस में अगेन कौन सा वाला कंसिडर करने का? एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला अप्रोच कंसिडर करने का। तो बस ये लिखा हुआ है कि पेनल्टीज वे पेनल्टीज इनहेरेंट इन डिटर्मिनेशन ट्रांजैक्शन प्राइस इटसेल्फ फॉर्म पार्ट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। सबको समझाए वाला पार्ट? आप चाहो तो मेरा जो बुक का एग्जांपल है, जहां मैं मिस्टर ए के इज प्लानिंग टू ड्राफ्ट अ बुक
वो एग्जांपल आप रफ में छोटे में लिख दो ताकि आप वेरिएबल कंसिडरेशन जब पढ़ो तो आपको एक रफ आइडिया दिमाग के अंदर आ जाए। सबको समझा है वाला पार्ट? यस। सो अब तक हमारा पोजीशन क्या है हम एक बार देख लेते हैं। हमने अभी स्टेप नंबर 3 चालू किया। स्टेप नंबर 3 में हमने वेरिएबल कंसिडरेशन डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने पेनल्टी का पॉइंट भी देखा और एस्टिमेटिंग वेरिएबल कंसिडरेशन वाला पॉइंट भी हमने देखा। सबको समझा? याद रखना इसके दो मेथड है एस्टिमेट करने के। कौन से दो मेथड बताओ ना फटाफट एक बार वापस से। कौन सा पहला वाला कौन सा था? एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। दूसरा कौन सा था? मोस्ट लाइकली आउटकम मेथड। मुझे बताओ एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड कब यूज करना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड तब यूज करेंगे जब सिर्फ दो आउटकम पॉसिबल है कि रेंज ऑफ आउटकम्स पॉसिबल है? रेंज ऑफ आउटकम्स पॉसिबल है। मुझे बताओ जो मोस्ट लाइकली आउटकम था वो कब यूज करेंगे? जब सिर्फ दो आउटकम पॉसिबल है, इधर इट इज ब्लैक और व्हाइट, या तो मिलेगा या तो फिर नहीं मिलेगा। सबको समझा? चलो ठीक है, डन विद दिस पॉइंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसीडरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बताया मैंने कौन से केस में वेरिएबल कंसीडरेशन को हम ट्रांसफर प्राइस में इंक्लूड नहीं करेंगे। फटाफट रीड करेंगे, ज्यादा कुछ खास है नहीं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स सारे के सारे। वो बोलता है वेरिएबल कंसीडरेशन शैल बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजैक्शन प्राइस ओनली व्हेन इट इज हाईली प्रोबेबल। बिकॉज कहीं ना कहीं देखो सब्जेक्टिविटी बहुत इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो वो बोलता है प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो इंक्लूड करना। दैट सिग्निफिकेंट रिवर्सल विल नॉट अगर। अगर आपको पता है मिलेगा तो इंक्लूड करना, अगर लगता है कि नहीं नहीं कच्चा पक्का है, श्योर नहीं हो, एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो इसको इंक्लूड करने का जरूरत नहीं है। वो यही बोलता है फैक्टर्स दैट इंक्रीज द likelihood or the magnitude ऑफ ए रेवेन्यू रिवर्सल इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब अगर ये पांच में से कोई भी एक कंडीशन या इंडिकेटर प्रेजेंट है तो वेरिएबल कंसिडरेशन को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर तो जब रिसीव होगा तब उसको अपन क्या करेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे। उसमें क्या है? अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इज हाईली ससेप्टेबल टू फैक्टर्स आउटसाइड एंटिटी इन्फ्लुएंस। एंटिटी के हाथ में नहीं है सारी चीजें, एंड अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। उसके अलावा एंटिटी का एक्सपीरियंस बहुत कम है, लिमिटेड है। उसके अलावा एंटिटी has a practice of either offering a broad range of price concession or changing terms of similar contract in similar circumstances। ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जाकर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स चेंज हो सकते हैं कि वो बोलेगा बोनस से मुकर जाएगा तो इंक्लूड मत करना, या फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारे आउटकम्स पॉसिबल है और वो आउटकम का एक प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए। इन शॉर्ट अगर उसको एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है या आपको लगता है कि आप उसको कमाने नहीं वाले हो या बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है तो आपको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। इन शॉर्ट अगर अब मैं आपसे पूछूं कि क्या वेरिएबल कंसिडरेशन को सारे केसेस में इंक्लूड करेंगे क्या, तो आंसर शुड बी नो। तुमको बोलने का हाँ वेरिएबल कंसिडरेशन शुड आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ योर ट्रांजैक्शन प्राइस एक्सेप्ट द इंडिकेटर्स व्हिच आर गिवन अंडर कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। सबको समझा ये वाला पार्ट? चलो परफेक्ट। सो नाउ वी आर डन विद दिस पॉइंट एज वेल। नीचे एक और है रीअसेसमेंट करने का। जैसे अपन ने क्योंकि एस्टिमेट इन्वॉल्व है तो बोलते हैं रीअसेस करने का एवरी मंथ एंड एवरी ईयर एंड जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उसके बेसिस पे क्या करने का, इसको रीअसेस करते हुए चलने का। सबको समझा ये वाला पॉइंट? यस। फटाफट वीडियो पॉज करो, इस पॉइंट को भी आप रीड कर लो। तो अपना ये सेकंड वाला पॉइंट भी खत्म हो चुका। डन विद दिस पॉइंट एज वेल। चलो सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट समझने के लिए पहले मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। एग्जांपल को अपन लिंक करने का ट्राई करेंगे इस पॉइंट के साथ। सुनना आप ध्यान से। एक दिन मैं ऐसे ही गया, मुझे एक्चुअली कुछ सामान खरीदना था। फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करता मुझे मैकबुक प्रो लेना था, ठीक है। मैंने उससे पूछा सर मुझे मैकबुक प्रो लेना है। उसने बोला सर कब लेना है? मैंने बोला एक साल के बाद लेना है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल, आई वांट टू बाय आफ्टर 1 ईयर, आई एम प्लानिंग टू बाय, मतलब आई एम प्लानिंग टू जस्ट इंक्वायर रिगार्डिंग इट नाउ, ठीक है। तो उसने मुझे बोला चल सर आपको एक साल के बाद चाहिए तो एक साल के बाद आना ना। तो मैंने बोला प्राइस तो बताओ क्या रहेगा। तो उसने बोला कि अभी तो 1.1 लाख इसका क्या है प्राइस है। 1.1 लाख इसका क्या है प्राइस है। मैंने बोला सर बहुत महंगा है, मैं अगर आज के दिन आपको एडवांस पेमेंट कर दूं तो फिर? तो उसने बोला सर अगर आप एक साल पहले एडवांस पेमेंट करने को रेडी हो तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लाख चार्ज करूंगा। माई क्वेश्चन टू यू इज, उसने मुझे डिस्काउंट क्यों दिया एडवांस पेमेंट करने के लिए? कहीं ना कहीं एडवांस पेमेंट करने के लिए इधर मैं हूँ मिस्टर ए के और इधर एक क्रोमा अज्यूम कर लेते हैं, क्रोमा कंपनी, पता ना क्रोमा रिलायंस डिजिटल वगैरह वैसी, वो ऐसे क्रोमा है, ठीक है। हम क्रोमा इज एन एंटिटी और मैं कस्टमर हूँ। एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, एंटिटी ने मुझे डिस्काउंट क्यों दिया? बिकॉज मैं उसको एडवांस में पेमेंट कर रहा हूँ ना। कहीं ना कहीं एंटिटी के लिए ये 1 लाख रुपए से वो अल्टीमेटली इसको एफडी करके वो 10% का इंटरेस्ट रेट रिकवर कर ही सकता है। तो स्टैंडर्ड बोलता है ऐसे केसेस में जहां आप कस्टमर को शायद
कुछ कम रेट में सामान बेच रहे हो, इट डज नॉट इम्प्लाई कि आपका रेवेन्यू 1 लाख है इंस्टेड ऑफ 1.1 लाख। अगर मैं बोलता कि इसको अगर मैं 1 साल बाद ही ऑन द स्पॉट पेमेंट करके परचेस करता, तो उस केस में रेवेन्यू कितना होता? तो 1.1 लाख होता। बट अगर मैं आज 1 साल पहले इसका पैसा दे रहा हूँ, सर्विस में बोलूंगा बाद में 1 साल के बाद चाहिए मेरे को ये डिलीवरी इसका, तो उस केस में प्राइस कितना लगा रहा है वो मेरे से? 1 लाख ही लगा रहा है। तो हम रेवेन्यू में 1 लाख गिने या 1.1 लाख गिने? इसको चलो डेट से और थोड़ा अपन मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर अपन अज्यूम करते हैं कि इसकी डेट्स, मैंने ये ट्रांजैक्शन एंटर किया था ऑन 1/4/17, बराबर 1/4/17 को मैंने बोला कि आई एम विलिंग टू बाय अ मैकबुक प्रो आफ्टर 1 ईयर। तो उसने मुझे क्या बोला? सर आप आज के दिन पे पेमेंट कर दो। कितना पेमेंट कर दो? 1 लाख रुपीज का, बराबर। मुझे बताओ क्या उसने मुझे आज मैकबुक प्रो का डिलीवरी दिया है? द आंसर इज नो। ये एंट्री कौन मारेगा? जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ क्रोमा कंपनी। क्रोमा कंपनी एंट्री मारेगा। वो बोलेगा सर डिलीवरी 1 साल के बाद मिलेगा, ठीक है। क्या वो मुझे आज गुड्स डिलीवर कर रहा है? द आंसर इज नो। तो क्या वो आज टू रेवेन्यू ऐसा कर सकता है क्या? तो द आंसर इज नो। वाई? कमाया नहीं ना अब तक। जिस दिन गुड्स एंड सर्विस डिलीवर करेगा उस दिन वो रेवेन्यू ऑन कर लेगा। तो आज क्या बुक करेगा? वो एक एडवांस रिसीव्ड, एक तरह से लाइबिलिटी बुक करेगा, बराबर 1 लाख की। दिस लाइबिलिटी विल बी शोन टिल 1 ईयर, जब तक वो गुड्स डिलीवर ना कर दे। नाउ स्टैंडर्ड बोलता है कि क्योंकि उसने आपको पेमेंट एडवांस में किया है, कहीं ना कहीं एंटिटी के लिए इट इज अ लोन रिसीव फ्रॉम कस्टमर। वो बोलता है कि ट्रांजैक्शन प्राइस तो दिखने में 1 लाख है लेकिन होनी 1.1 लाख चाहिए थी। वाई आर यू गिविंग हिम अ डिस्काउंट ऑफ 10,000? इट इज नॉट एनी डिस्काउंट। ये कोई डिस्काउंट नहीं है। आइडियली आपने उससे इंटरेस्ट का जो पेमेंट होता है ना, जो आप इससे नहीं तो अगर इंटरेस्ट में 1 साल तक पैसा रखोगे तो भी कमा सकते हो। अब अगर आप बैंक में रखोगे 1 साल तक पैसा तो इंटरेस्ट के फॉर्म में कमा लोगे। तो बोलता है आइडियली इंटरेस्ट ही 10,000 रुपए आपने उसको माफ किया हुआ है। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि जब 1 साल के बाद ये रेवेन्यू अक्रू हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगा, तो आपको तो रेवेन्यू 1.1 लाख ही बुक करना है, विच इज इक्वल टू द कैश सेलिंग प्राइस। अगर तुरंत कैश देके तुरंत डिलीवरी होती तो कितना चार्ज करते? 1.1 लाख की चार्ज करते। तो बोलता है रेवेन्यू तो उतना ही बुक होना। चलो हम अज्यूम करते हैं कि इसका डिलीवरी 31/3/18 को हो गया। तो 31/3/18 को कंपनी को रेवेन्यू कितना बुक करना है? कंपनी को रेवेन्यू बुक करना है 1.1 लाख का। बट अब वो कैसे बुक करे? बिकॉज लाइबिलिटी कितने का क्रिएट किया? सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का, और पैसा भी 1.1 लाख से आया, 1.1 तो नहीं आया। तो इसलिए वो बोलता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व है। तो इसका लिंकेज हो गया अभी तुम्हारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ। ये इंडेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बाद ही पढ़ना, उसके पहले मत पढ़ना। अब आइडियली तुमको पता है क्या करना पड़ेगा इस दिन पे? सबसे पहले, क्योंकि ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो गई, तुमको इसके ऊपर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा एट द रेट EIR। हम अज्यूम करते हैं EIR 10% था, तो वो कैसा रहेगा तुम्हारे लिए पता है क्या? तुम बुक करोगे इंटरेस्ट का एक्सपेंस, तुम बोलेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू जो भी तुम्हारा लाइबिलिटी था वो, इसका अमाउंट हम अज्यूम करते हैं कि इंटरेस्ट रेट 10% था। मैंने जानबूझ के इंटरेस्ट रेट ऐसा ही लिया जो तुम्हारा अमाउंट से मैच कर जाए। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना रहेगा तुम्हारा? 10,000 एंड 10,000। अब लाइबिलिटी तुम्हारी हो गई 1.1 लाख, तो यहाँ भी 1.1 लाख तुम रिकॉर्ड कर सकते हो। इसका मतलब क्या? इसका बोलने का मतलब क्या? वो बोलता है कभी कभी ऐसा होता है कि तुम कस्टमर से एडवांस में पैसा रिसीव कर लेते हो और तुम कस्टमर को कम पैसा चार्ज करते हो। तो उस केस में तुमने कम चार्ज इसलिए किया बिकॉज कहीं ना कहीं अगर तुम 1 साल पहले किसी से लोन लेते तो तुमको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट एक्सपेंस भरना पड़ता। आइडियली ये इंटरेस्ट कैश फॉर्म में गया नहीं है कंपनी से बाहर, बट अक्रूवल बेसिस पर अगर सब्सटेंस ओवर फॉर्म में देखे तो ये कहीं ना कहीं इंटरेस्ट एक्सपेंस बचाने के लिए कंपनी ने 10,000 रुपीज उसको कम चार्ज किया हुआ है। तो हम बोलेंगे कि नहीं, हम तो सब्सटेंस को पकड़ के चलेंगे और सब्सटेंस में रेवेन्यू शुड बी 1.1 लाख। 10,000 आइडियली हमने उससे कम चार्ज क्यों किया? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। तो आइडियली अगर हम देखें ना, ओवरऑल तुम्हारे PNL पे इंपैक्ट पता है कैसे आएगा? तुम्हारा ओवरऑल नेट में तो 1 लाख ही बुक हो रहा है। कैसे? तुम यहां दिखा दोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस 10,000 का और यहाँ रेवेन्यू बुक करोगे 1.1 लाख का, बट सब्सटेंस ओवर फॉर्म भी बहुत रेलिवेंट हो जाता है यहाँ। तो इसलिए सब्सटेंस ओवर फॉर्म को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे? इस केस में रेवेन्यू 1.1 लाख जब अक्रू होगा तब बुक करेंगे, बराबर। ये एक डिफरेंट केस था। जनरली पता है क्या होता है? जनरली सेकंड टाइप ऑफ केस होता है जो तुमने पक्का पक्का देखा रहेगा। सपोज मैं आज क्रोमा में गया, क्रोमा में मैंने बोला सर मुझे लैपटॉप मैकबुक आज खरीदना है, मैकबुक प्रो आज खरीदना है। मैंने पूछा सर बताओ प्राइस कितना? उसने बोला प्राइस लेट्स से 2.2 लाख, सॉरी 2 लाख। मैंने बोला प्राइस 2, उसने बोला प्राइस 2 लाख। उन्होंने पूछा कब खरीदना है? मैंने बोला आज ही खरीदना है मुझे 1/4। मैंने बोला मुझे आज ही खरीदना है, मतलब 1/4।
ये पेन चलना बंद हो गया, 1 सेक। हाँ, परफेक्ट। मैंने बोला मुझे आज 1 अप्रैल 2017 को खरीदना है, तो उसने बोला सर ठीक है 2 लाख रुपया लगेगा। मैंने बोला लेकिन एक तकलीफ है। क्रोमा ने पूछा क्या, मैंने बोला पैसा नहीं है। तो बोला भाई ये सब नहीं चलता इधर, बिना पैसे का पेमेंट नहीं होता, पैसा तो पे करना पड़ेगा। मैंने बोला एक काम करो ना, 1 साल के बाद पे करता हूँ, इंटरेस्ट वगैरह वसूल कर लेना मेरे से जो भी है तुम्हारा, पेमेंट आज नहीं करना बट मुझे सामान तो आज चाहिए। इसको ही तो बोलते हैं ईएमआई। पैसा आज नहीं है, पैसा तुम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके भर दो, बट मैं यहाँ ईएमआई नहीं भर रहा, वन शॉट 1 साल के बाद पेमेंट करूंगा, ऐसा मैंने उसको बोला। तो उस केस में मुझे बताओ गुड्स मुझे कब मिलने वाला है, 1 अप्रैल को। क्या मैं पेमेंट उस दिन पे कर रहा हूँ? नहीं। क्रोमा कंपनी रेवेन्यू किस दिन पे बुक करेगा? 1 अप्रैल को, कि 1 साल के बाद जब पैसा मिलेगा तभी। अगर जिसने बोला पैसा मिलेगा तभी, याद रखना अपन अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे करते, कैश बेसिस पे नहीं करते। वो पैसा भले ही रिसीव बाद में करेगा लेकिन अर्न तो आज कर चुका है, तो वो एंट्री इस दिन पे क्या मारेगा? अब वो एंट्री मारेगा बैंक अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट, पैसा तो नहीं आ रहा ना, बैंक अकाउंट तो नहीं कर सकता, बट क्या बुक करना है? टू रेवेन्यू। रेवेन्यू 2 lakhs। अच्छा, यहाँ के लिए एक और कैश था। मैंने बोला आई विल मेक द पेमेंट आफ्टर 1 year, दैट इज ऑन 31/3/18। तो उसने बोला 1 साल के बाद पेमेंट करेगा तो 2.2 lakhs पे करना। नाउ द क्वेश्चन इज रेवेन्यू 2.2 lakhs बुक करे कि 2 lakhs बुक करे? परफेक्ट आंसर, रेवेन्यू कितना बुक करेंगे? 2 lakhs ही बुक करेंगे। तो एक्स्ट्रा 20 में 1000 क्यों पे करने वाला उसको? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। परफेक्ट। तो हम वो 20,000 को एज एन इंटरेस्ट बुक करने वाले। अभी आपको अगर ऊपर वाला एग्जांपल समझा होगा तो ये भी लिंकेज बैठ पाएगा। इस केस में कंपनी बोलेगा कि कहीं ना कहीं वो एक रिसीवेबल बुक करेगा 2 लाख रुपीज का, बराबर। अब 31/3/18 को वो इस रिसीवेबल के ऊपर सबसे पहले तो इंटरेस्ट इनकम बुक करेगा। अज्यूम करते 10% रेट था, 20,000 का इंटरेस्ट इनकम बुक करेगा। और इसी दिन पे वो क्या करेगा, बाद में इस रिसीवेबल को रिवर्स करके बैंक अकाउंट डेबिट कर देगा। 2.2 lakhs टू रिसीवेबल, 2.2 lakhs। मतलब अगर आप देख पा रहे हो, देखो इससे फर्क क्या पड़ रहा है। अगर तुम बोलते हो कि नहीं 2.2 lakhs ही रेवेन्यू है, तो गलत क्यों होता? बिकॉज आपके टर्नओवर में 2.2 lakhs जुड़ जाता। बट आइडियली आपका टर्नओवर तो सिर्फ कितना है? 2 lakhs ही है। प्लस आप क्या करते हैं, ये 20,000 को भी डे वन पे बुक करके बैठ जाते हैं, बट ये 20,000 तो डे वन पे नहीं, वो 1 साल के बाद अर्न करेगा, बिकॉज ये इंटरेस्ट के नेचर में रिसीव कर रहा है वो। तो इसलिए अकाउंटिंग कैसा बोला गया है कि कभी भी अगर कोई एंटिटी पेमेंट या तो जल्दी रिसीव कर रहा है, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल में 1 साल पहले रिसीव कर रहा था, या फिर एंटिटी पेमेंट 1 साल के बाद रिसीव कर रहा है, तो देर इज अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व इन दिस। हमारा यहाँ मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसका कंप्यूटेशन कैसे होगा, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमको समझना है कि वो कंपोनेंट इन्वॉल्व कहाँ से आया। कंप्यूटेशन तो अपन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में एकदम अच्छे से सीख लेते हैं इसका, वो ईआईआर पे कंप्यूट करते हैं, ईआईआर भी निकालना सीखता है अपन, वो सब ठीक है, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बातें हैं। यहाँ ये क्यू है, सब्सटेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको क्लियर है वाला पार्ट? तो याद रखना 2 केस पॉसिबल है, प्लीज आपको चाहिए तो आप एंट्री बाजू में लिख के रख लेना, मैं दिखाता हूँ कैसे लिखना है इसको। तो याद रखना, यहाँ भी चलो अपन पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, एन एंटिटी शैल एडजस्ट द ट्रांजैक्शन प्राइस। मतलब एडजस्ट ऐसा क्यों बोला? क्योंकि या तो ट्रांजैक्शन प्राइस बढ़ानी पड़ सकती है या ट्रांजैक्शन प्राइस कम करनी पड़ सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं ये वाले केस का, फर्स्ट वाले केस का, जहां मैंने ट्रांजैक्शन प्राइस कितना बुक किया था? 1.1 लाख बुक किया था अपने। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या किया था? इंक्रीज किया था। सेकंड वाले केस में ट्रांजैक्शन प्राइस भले ही दिखने में लगा कि 2.2 रिसीव करेंगे, बट अपन ने बुक कितना किया? सिर्फ और सिर्फ 2 lakhs बुक किया था। तो या तो वो इंक्रीज करनी पड़ सकती है या फिर डिक्रीज करनी पड़ सकती है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं? एडजस्ट द ट्रांजैक्शन प्राइस फॉर द इफेक्ट्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इफ द पेमेंट अग्रीड provides the customer or the entity with a significant benefit of financing। हम तो यहाँ एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो यहाँ इधर पार्टी में बेनिफिट फ्रॉम द फाइनेंसिंग, दैट इज कस्टमर में पे बिफोर द एंटिटी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। जल्दी बताओ, ये कस्टमर में पे बिफोर द एंटिटी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, पहला वाला केस की दूसरा वाला केस? पहला वाला केस। कस्टमर ने 1 साल पहले ही पे कर दिया, दैट इज अ कस्टमर लोन टू द एंटिटी। मतलब एक तरह से एंटिटी मानेगा 1 साल के लिए क्या मिला है? कस्टमर से लोन मिला है। तो अपन इसके लिए एग्जाम्पल लिखा था ना अपन ने कि 1/4/17 को पेमेंट मेड 1 लाख, डिलीवरी आफ्टर 1 ईयर। मैंने अज्यूम किया डिस्काउंट रेट कितना? 10%।
मैंने आपको बताया था कि अल्टीमेटली शायद ऐसा होगा सब्सटेंस में इस प्रोडक्ट का वैल्यू 1.1 लाख होगा, उससे आपने 1 लाख चार्ज किया है, बराबर। तो इस केस में अच्छा यहाँ कोई प्रूफ करने का जरूरत नहीं, अगर ये चीज अवेलेबल, ये चीज एग्जिस्टेंस में है तो आपको इसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा। इट इज नॉट कि कंपनी को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये पक्का उसने इंटरेस्ट वसूल किया ही किया है, प्रूफ करने का जरूरत नहीं, सब्सटेंस में दिख रहा है आपको क्लियर ऑन द फेस। तो 1 अप्रैल को याद रखना रेवेन्यू पहले दिन पे बुक नहीं करेगा, बिकॉज डिलीवरी कब होने वाला है, आफ्टर 1 ईयर। तो आज के दिन एंट्री क्या मारेगा, पेमेंट रिसीव कर रहा है, तो एंटिटी, ये एंटिटी के बुक्स में कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी बुक कर लेगा, कितना रहेगा 1 लाख, 1 लाख। फिर 1 साल के बाद 31/3/18 को वो इस लाइबिलिटी के ऊपर क्या बुक करेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करेगा, कितना 10,000 का, टू लाइबिलिटी 10,000 का। और उसके बाद 31/3/18 को वो क्या करेगा, लाइबिलिटी को रिवर्स करके क्या बुक कर लेगा, अपना रेवेन्यू बुक कर लेगा 1.1 लाख। मतलब दिखने में था वो 1 लाख, बट इन सब्सटेंस इट वाज 1.1 लाख। सेकंड, कस्टमर में पे आफ्टर द एंटिटी परफॉर्म इट्स ऑब्लिगेशन। जैसे सेकंड वाला केस जहां मैं बोलूंगा 1 साल के बाद में पे करूंगा, डिलीवरी मुझे आज चाहिए, तो उस केस में एग्जांपल आप लिख सकते हो कि पेमेंट आफ्टर 1 ईयर ऑफ रुपीज 2.2 lakhs, डिलीवरी ऑन 1/4/17। तो आइडियली हम इसका, एक्चुअली ऐसा होता है कि हम इसका प्रेजेंट वैल्यू वगैरह निकालते हैं, बट मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं आपको इसका प्रेजेंट वैल्यू देके रखता हूँ। इसका प्रेजेंट वैल्यू इज 2 lakhs। तो उस केस में हम इसका एंट्रीज कैसे मारेंगे, जर्नल एंट्री ऑन डे 1, मुझे बताओ पैसा आज रिसीव हुआ कि नहीं, बट आज तो अर्न कर लिया बिकॉज डिलीवरी आज कर दिया है। तो हम 1/4/17 को एंट्री मारेंगे टू रेवेन्यू। रेवेन्यू हम 2 lakhs पे बुक करेंगे, 2.2 पे बुक नहीं करेंगे। 2.2 में से कुछ कंपोनेंट इंटरेस्ट को बिलोंग करता है, तो वो इंटरेस्ट इनकम से नाम पे बुक करेंगे। मतलब अल्टीमेटली देखो इनकम तो 2.2 ही बुक हो रहा है, लेकिन फर्क क्या पड़ रहा है, डे 1 पे 2 लाख बुक हो रहा है, 20 तो 1 साल के बाद बुक हो रहा है। 20 जो बुक हो रहा है वो रेवेन्यू के नाम पे नहीं, अदर इनकम के नाम पे बुक होगा, उससे भी फर्क पड़ जाएगा आपके लिए। सबको समझा? तो हम डेबिट करेंगे एडवांस को, रिसीवेबल को 2 लाख। फिर हम 31/3/18 को बोलेंगे कि ये रिसीवेबल पे इंटरेस्ट इनकम बुक करना पड़ेगा 20,000 20,000। और उसके बाद इस दिन पे 31/3/18 को आप क्या करोगे, पैसा रिसीव करोगे वापस से। भाई रेवेन्यू बुक मत कर लेना, रेवेन्यू तो ऑलरेडी बुक कर चुके हैं ना, और ये रिसीवेबल को क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। प्लीज राइट डाउन दिस एग्जांपल शॉर्ट में, स्टिक नोट लगा के लिख लो, या तो बाजू में किधर लिख लो, जगह रहेगा तो आपके पास, ताकि आपको रिकॉल वगैरह हो जाए अच्छे से। सबको समझा? अच्छा, नीचे डिस्काउंट रेट का भी बात किया, पहले मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आप लिख भी देना। देखो क्या बोलता है, the objective is that an entity should recognize revenue at a price that a customer would have paid for those goods as and when they were transformed। मतलब कैश सेलिंग प्राइस पे रेवेन्यू बुक करने का अपना रेलिवेंस है उस केस में। अच्छा यहाँ तो मिट गया यार कुछ, डिलीवरी significant financing component can be evidenced by both of the following, या तो difference between promise consideration cash selling price, या फिर जितना भी टाइम पीरियड इन्वॉल्व है, इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या उसके बेसिस पे। इंटरेस्ट रेट कौन सा लेने का, डायरेक्टली गिवन है तो वो लेने का, वरना आईआईआर ईआईआर कंप्यूट करने का। याद है ना ईआईआर कैसे कंप्यूट करते हैं, वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस शुड बी इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। मतलब ये दोनों अमाउंट कौन से रेट पे अपने लिए इक्वेट करेंगे, वो होता है ईआईआर। वो अपन ने ऑलरेडी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में निकालना सीखा हुआ है, बराबर। उसके बाद डिस्काउंट रेट शुड बी कंप्यूटेड एट इंसेप्शन, एक बार कंप्यूट करने का बाद में चेंज करने का जरूरत उसको नहीं है, वो इतना ही बोलता है। सबको समझा? प्लीज एग्जांपल नोट डाउन कर लेना, फटाफट नोट डाउन करके फटाफट ये सारे पॉइंट्स एक बार रीड कर लो, उसके बाद अपन नेक्स्ट वाले पॉइंट पे जाते हैं। क्लियर है चीज? चलो ठीक है, आई एम अज्यूमिंग आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लेना। अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। वो बोलता है कॉन्ट्रैक्ट वुड नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एग्जिस्ट। मतलब वो बोलता है हर केस में इट इज नॉट नेसेसरी कि पेमेंट एडवांस में किया तो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट होगा। कभी कभी ऐसा होगा 2 महीने के लिए जल्दी पे कर देते हो, क्या हर 2 महीने के लिए इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस तो ना निकालते बैठेंगे हर केस में। तो स्टैंडर्ड ने यहाँ कुछ रिलीफ दिया हुआ है कि कुछ कुछ केस में ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ दिख रहा है कि बाद में पे किया या जल्दी पे किया, बट देयर इज नो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व। वो बोलता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर ने भले एडवांस में पे कर दिया है, बट द टाइमिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कस्टमर। मतलब कंपनी तो आज ही डिलीवर करने को तैयार है, बट कस्टमर बोलता है नहीं मुझे आज नहीं चाहिए, मुझे 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद चाहिए। तो उस केस में जो भी कस्टमर ने पहले पे किया है, इट इज वेरी मच क्लियर कि कस्टमर ने पहले शायद वो एज एन एडवांस के नेचर में पे नहीं किया है, वो तो कस्टमर की मर्जी है कि वो जल्दी पे कर रहा है और गुड्स का डिलीवरी बाद में मांग रहा है, बराबर। तो ऐसे केस में देयर इज नो फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व। एग्जांपल नीचे दिया हुआ है। सेकंड केस, a substantial amount of consideration is variable which is based on future events। सपोज कस्टमर ने ऐसा बोला कि मैं तो बाद में पेमेंट करूंगा, बट ये बाद में पेमेंट क्यों करूंगा,
ऐसा नहीं कि पैसा नहीं इसलिए बाद में पेमेंट करूंगा, बिकॉज उसका वेरिएबिलिटी ही बाद में डिस्कस होने वाला है, उसका वेरिएबिलिटी सर्टन ही बाद में होने वाला है, मालूम ही बाद में पड़ने वाला है कितना पे करना है। जैसे वेरिएबल कंसिडरेशन, वो जो बोनस था वो मालूम है 1 साल के बाद पड़ेगा कि कितना पे करना है, तो उस केस में देयर इज नो फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व। जैसे कभी कभी होता है कि हमको वो कुछ सेल्स के बेस पे पेमेंट करना है, तो अभी जितना सेल होगा उतना पेमेंट करेंगे, वो पेमेंट तो बाद में ही करेंगे ना, तो उस केस में देयर इज नो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व। और तीसरा बोलता है कि कभी कभी ऐसा पॉसिबल है, आप प्रूफ कर सकते हो कि ये जो डिफरेंस है बिटवीन कैश सेलिंग प्राइस इज ड्यू टू रीजंस अदर देन फाइनेंस। कभी कभी ऐसा होता है, मैं एज एन एंटिटी कस्टमर को बोलता हूँ भाई हमको सिक्योरिटी चाहिए, आप 1 साल के बाद डिलीवरी लोगे नहीं लोगे हमको क्या पता, तो हमको एडवांस में पेमेंट चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं कस्टमर से एडवांस में पैसा इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मुझे उससे जल्दी पैसा लेके एक तरह से लोन रेस करना है, मैं उसको एज अ सिक्योरिटी उससे जल्दी पैसा रिकवर कर रहा हूँ। तो अगर आप प्रूफ कर सकते हो कि देयर वाज नो सिग्निफिकेंट मोटिव ऑफ अर्निंग एनी सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, तो उस केस में आप बोल देना कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व। सबको समझा? हाँ, एक और आप लाइन ऐड कर सकते हो कि कभी कभी अगर टाइम गैप इज लेस देन अ ईयर, तो भी आपको ये सब झमेला करने का जरूरत नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के इंटरेस्ट वगैरह बुक करने का जरूरत नहीं है। सबको क्लियर है वाला पॉइंट? यस, सो वी आर डन विथ द थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट एज वेल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए आप बोल सकते हो, ये वेरिएबल कंसिडरेशन वाला पॉइंट आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, और ये सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट वाला पॉइंट मेरे इंपॉर्टेंट है। आइडियली स्टेप 3 काफी इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू द फर्स्ट टू स्टेप में एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। सबको समझा इतना वाला पार्ट? यस, फटाफट पॉज करो इसको, फटाफट रीड कर लो इसको। क्लियर? चलो ठीक है। So now let's move on to the next point, which is non-cash consideration and customer provided goods and services. दोनों अलग अलग पॉइंट है। तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने कस्टमर को कोई गुड्स एंड सर्विसेज दिया, बदले में मैंने उससे कैश नहीं रिसीव किया, कोई गुड्स एंड सर्विस ही रिसीव किया, तो उस केस में अब ट्रांजैक्शन प्राइस क्या रहेगा? तो याद रहेगा, तो इसको बोलते हैं बार्टर ट्रांजैक्शन। अब ये बार्टर ट्रांजैक्शन को लेकर ऑलरेडी हम किधर तो पढ़ चुके हैं, मैं इसको लिंकेज करवा के दे रहा हूँ। हमने इसके बारे में इंडेक्स 16, इंडेक्स 38, इंडेक्स 40 के अंदर पढ़ा हुआ है, जहां हमने एक असेट दिया, बदले में कोई एसेट रिसीव किया, पैसा रिसीव नहीं किया। यहाँ पॉसिबल है मैंने कोई गुड्स एंड सर्विस दिया, बदले में कोई एसेट रिसीव किया, बदले में उससे कोई गुड्स या दूसरा कोई सर्विस रिसीव किया। तो इंडेक्स 16, 38 एंड 40 क्या बोलता था? वो इंडेक्स ऐसा बोलता है कि अपने को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स गिवन अप और एक्वायर्ड विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट, या फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप। देयर वाज अ एम्बिग्विटी देयर कि हम गिवन अप या एक्वायर्ड विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट, विच एवर इज मोर क्लियरली रिलायबल या मोर क्लियरली अवेलेबल, उसको अज्यूम करेंगे। बट आईसीआई के मॉड्यूल में जितने भी सम सॉल्व है 16, 38 और 40 को लेकर, 16 इज पीपी, 38 इज इंटेंजिबल, 40 इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आईसीआई के मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व है, वहां उन्होंने अज्यूम किया है कि गिवन अप का फेयर वैल्यू विल ऑलवेज बी मोर क्लियरली एविडेंट और मोर क्लियरली रिलायबल। ये आईसीआई अज्यूम करता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट वो अपने को अज्यूम करना है। बट आईसीआई के सम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको अज्यूम करना है कि जो भी गिवन अप है फेयर वैल्यू उसका फर्स्ट प्रेफरेंस, एक्वायर्ड का फेयर वैल्यू सेकंड प्रेफरेंस। ये जितने भी अपने स्टूडेंट्स अपने को सबको पता है, अपन ने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया हुआ है, वहां एम्बिग्विटी थी। लेकिन यहाँ अगर गुड्स एंड सर्विस के बदले में कोई गुड्स एंड सर्विस रिसीव कर रहे हो, तो यहाँ कोई एम्बिग्विटी नहीं है, यहाँ स्टैंडर्ड बहुत क्लियर है कि किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, किसको सेकंड प्रेफरेंस देना है। स्टैंडर्ड बोलता है जो भी सर्विस तुमने एक्वायर किया है, मैं एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, एंटिटी ने गुड्स एंड सर्विस दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको टीचिंग सर्विस दिया, बदले में आपने बोला सर मेरे डैडी की कंसल्टेंसी फर्म है, आप अपना रिटर्न फ्री में भरवा लेना, बराबर। तो उस केस में जो भी गुड्स एंड सर्विस एक्वायर्ड है, रिसीव्ड है, उसके फेयर वैल्यू को आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ट्रांजैक्शन प्राइस रहेगा वो उसका फेयर वैल्यू रहेगा जो आप सर्विस मुझे देने वाले हो। मतलब अगर मैंने आपको टीचिंग सर्विस दिया, बदले में आपने मुझे आईटीआर रिटर्न फाइलिंग का सर्विस दिया, तो उस केस में जो भी मेरे को सर्विस रिसीव कौन सा है, आईटीआर रिटर्न फाइलिंग का, तो जो भी रिटर्न फाइलिंग का फेयर वैल्यू रहेगा दैट विल बी गिवन आवर फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर वो अवेलेबल क्लियरली मेजरेबल नहीं है, तो सेकंड प्रेफरेंस किसको देंगे अपन? जो भी मैंने आपको सर्विस दिया उसके फेयर वैल्यू को प्रेफरेंस देंगे। यहाँ एम्बिग्विटी नहीं है, यहाँ क्लियर है स्टैंडर्ड की इसको फर्स्ट प्रेफरेंस, इसको सेकंड प्रेफरेंस। फटाफट देख लो, दिस इज द मीनिंग ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन डन विद दिस पॉइंट। सबको समझा ये वाला पार्ट? यस। यहाँ एक और चीज बोला हुआ है कि ये चीज
ये जो फेयर वैल्यू, ऑब्वियसली दिस फेयर वैल्यू विल कीप ऑन चेंजिंग। तो वो बोलता है कॉन्ट्रैक्ट के इंसेप्शन पे ही चेक करना, बाद में चेंजेस का इफेक्ट देने का जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ट्रांजैक्शन प्राइस चेंज हो रहा है ड्यू टू सम वेरिएबल कंसिडरेशन, अगर मैंने ऐसा बोला कि अगर मैंने आपको टीचिंग में इतना पढ़ाया, मैंने आपको एक और सब्जेक्ट पढ़ा दिया, तो फिर आप मुझे और कुछ सर्विस दे देना अपने सीए फॉर्म से, तो अगर ट्रांजैक्शन प्राइस वैसे वेरी कर रहा है तो आपको उसका अकाउंटिंग करना है, वरना बाकी से फेयर वैल्यू में चेंजेस का आपको इफेक्ट देने का जरूरत नहीं है। वो यही बोलता है कि आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन if the fair value of non-cash consideration varies due to its form, फॉर एग्जाम्पल शेयर देने का प्रॉमिस किया, शेयर का फेयर वैल्यू ऊपर नीचे हो गया, तो उसको एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है। बट इफ इट वेरीज फॉर रीजंस अदर देन ओनली द फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल फेयर वैल्यू कुड वेरी बिकॉज ऑफ एंटिटीज परफॉर्मेंस, मैंने बोला मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस अचीव किया, कुछ बोनस दो, तो बोनस देने के चक्कर में अगर आपने मुझे कुछ एक्स्ट्रा सर्विस दिया तो अभी उसका फेयर वैल्यू अपन ट्रांसफर प्राइस में इंक्लूड करेंगे। बट ठीक है, नॉट वेरी रेलिवेंट पॉइंट, बट रेलिवेंट पॉइंट क्या आपके लिए, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। सबको समझा? तो आपको इसके अंदर याद कर रखना, आपको इसके अंदर याद सिर्फ इतना वाला पॉइंट रखना है। सबको समझा ये वाला पार्ट? यस। वापस बता दूं, यहाँ स्टैंडर्ड क्लियर है, यहाँ कोई एम्बिग्विटी नहीं है। 36 सॉरी 16, 38 एंड 40 के अंदर एम्बिग्विटी है, एम्बिग्विटी है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने बहुत काम आसान कर दिया, अपने लिए बोला गिवन आपको ही फर्स्ट प्रेफरेंस देने का, काम खत्म। सबको समझा ये वाला पॉइंट? यस। तो हमने नॉन कैश कंसिडरेशन वाला पॉइंट कवर किया, ये वाला पॉइंट फटाफट रीड कर लो, देन विल मूव ऑन टू दिस कस्टमर प्रोवाइडेड गुड्स एंड सर्विसेज। So now let's move on to the next point, which is customer provided goods or services. अब इस पॉइंट का मतलब क्या, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल के तो एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। आपको पता है पहले, अभी तो ये चीज बहुत कम हो गई है, बट पहले हर सोसाइटी में न्यू ईयर पार्टीज हुआ करती थी। पता नहीं तुम्हारे यहाँ, तो हमारे यहाँ तो होती थी न्यू ईयर पार्टीज, तो उसमें वो सब बच्चे लोग मिलके ऐसे थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा करते थे, भीख मांग मांग के घर से, वो देते भी नहीं थे, उसमें भी रोते थे, खाने सब पूरी फैमिली आएगी पैसा नहीं देगी, वो वाला कंसेप्ट याद है कि नहीं? हाँ। तो न्यू ईयर पार्टी का कंसेप्ट था, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, 31st की न्यू ईयर पार्टी प्लान आउट करते थे। अब इसमें कैसा होता था, सुनना ध्यान से, न्यू ईयर पार्टी है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, फूड और डीजे। तो डीजे वाला पार्ट छोड़ दो, खाना, खाना इंपॉर्टेंट है। तो अब खाने वाले के लिए हम केटरर्स को हायर कर सकते थे। अब हमारा कंसेप्ट कैसा था कि हमने बहुत सारे केटरर से बात किया, केटरर को बोला बता फूड का चार्जेस क्या रहेगा, तो उसने पहले हमको बोला कि हम एक लमसम चार्ज करेंगे 50,000 रुपीज। बराबर। मुझे बताओ, यहाँ दो पार्टी इन्वॉल्व है, एक तो मैं सोसाइटी का मेंबर और दूसरा केटरस। 115 किस पे एप्लीकेबल है? केटरस पे एप्लीकेबल है, बिकॉज रेवेन्यू किसके लिए है? वो केटरस के लिए। ठीक है। मैंने बोला 50,000 तो बहुत ज्यादा है, तो उसने बोला सर इतना सारा सामान खाने का इतना सारा चाहिए, उसमें हमको सामान मटेरियल लाना पड़ेगा, बिकॉज सब्जी बनाने के लिए, जो भी स्वीट आइटम्स बनाने के लिए, उसके लिए दूध लेना पड़ेगा, ड्राई फ्रूट लेने पड़ेंगे, तो हमारा कहीं ना कहीं सामान बहुत सारा इन्वॉल्व है, इसलिए हम आपसे 50,000 चार्ज कर रहे हैं। तो मैंने बोला एक काम करना, मैंने बोला एक काम कर, तेरे को जो भी गुड्स चाहिए इसके अंदर, जो भी सामान चाहिए, जितना भी सब्जी वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट, दूध, तू को जो चाहिए वो मेरे को बोल। बराबर। वो मैं तेरे को सप्लाई करूंगा, तू मेरे को सिर्फ है ना, सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन वाला सर्विस दे दे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिपरेशन? खाना बनाने वाला सर्विस दे दे। तू माल खुद प्रोक्योर करके प्रिपेयर करने वाला सर्विस नहीं चाहिए मेरे को। तू बता तू सिर्फ खाना बनाने का कितना लेगा? वो बोला सिर्फ खाना बनाने का तो मैं सिर्फ 15,000 लूंगा आपसे, सिर्फ 15,000 लूंगा। बराबर। नाउ द क्वेश्चन इज, उस केटरर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो रेवेन्यू बुक करेगा, तो वो रेवेन्यू 50,000 बुक करे कि 15,000 बुक करे? तो अब आप बोलोगे सर इट विल डिपेंड ना, आपने कौन सा वाला फॉर्मेट चूज किया है। अगर आपने केटरर को बोला कि भाई तू ही सामान खरीद और तू ही बना, तो उसके लिए रेवेन्यू कितना? 50,000। अगर मैंने केटरर को बोला नहीं सामान तो मैं सप्लाई करूंगा, तू सिर्फ बनाने का काम कर, तो उसके लिए रेवेन्यू कितना रहेगा? 15,000। बराबर। तो ये पहले वाले केस में तो क्लियर है, अगर मैंने उसको बोला तू खरीद तू बना, तो रेवेन्यू 50,000, वहां खत्म, इसको मैं मिटा देता हूँ। सेकंड वाले केस में जहां मैंने बोला नहीं तू सिर्फ बना, खरीद के मैं लाके दूंगा, तो उस केस में अब यहाँ दो आउटकम पॉसिबल है। इसको बोलते हैं कस्टमर प्रोवाइडेड गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब मैं गुड्स प्रोवाइड कर रहा हूं, वो मुझे सिर्फ एक सर्विस देने वाला है, उसके बदले में प्रिपरेशन सर्विस देने वाला है, खाना बनाने वाला सर्विस देने वाला है। एग्जाम्पल समझा क्या? अब मैं वही दो केस डिस्कस कर रहा हूं, इसमें दो केस कैसे पॉसिबल है। अब जो भी मैं उस हलवाई को सामान लाके दूंगा,
अगर मैं ये सामान लाके देने के बाद, जो भी मैं सामान लाके दूंगा उस हलवाई को, अगर मैं सामान लाके देने के बाद इस सामान का कंट्रोल उस हलवाई को ट्रांसफर कर देता हूँ, ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ कंट्रोल? फॉर एग्जांपल मैंने सब्जी, दूध, दही सब लाके दिया उसको, अगर कुछ सब्जी डिफेक्टिव, मैंने लाके दे दिया उसको, मैंने बोला ये ले तेरा सामान, अगर सामान डिफेक्टिव निकला तो दो आउटकम पॉसिबल है, या तो मुझे बोलेगा कि सर सामान डिफेक्टिव है, नया लाके दो, या तो मैं बोलूंगा नहीं सामान अभी तेरा हुआ, इसमें जो भी डिफेक्टिव रहेगा वो तेरा जिम्मेदारी भाई, उसके लिए नया सामान तू खरीदेगा। बराबर, मतलब जो भी मैंने उसको माल सप्लाई किया है फॉर प्रिपरेशन सर्विस, अगर मेरे माल सप्लाई करते ही उस गुड्स का कंट्रोल उसके पास चला गया, बराबर, तो उस केस में हलवाई मानेगा कि उसने मेरे से 35,000 का गुड्स परचेस किया है और उसने मुझे 50,000 का सर्विस दिया है। बट अगर मेरे माल सप्लाई करने के बाद उसका कंट्रोल हलवाई के पास नहीं गया, कंट्रोल नहीं गया, उसका एक और एग्जांपल कैसा हो सकता है, सपोज उसको सामान बच गया, तो वो सामान किसका, उसका कि मेरा? अगर वो सामान उसका, मतलब शायद मेरे ट्रांसफर करने के बाद कंट्रोल उसके पास जा चुका था, तो फिर रेवेन्यू वो 50 बुक करेगा, 15 बुक नहीं करेगा, और वो परचेज बुक करेगा मेरे से, जितना भी सामान 35,000 का परचेज किया वो बुक करेगा। बट अगर कुछ सामान बच जाता है या कुछ सामान डिफेक्टिव निकल जाता है, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल, सोसाइटी मेंबर रिस्पॉन्सिबल, वो बोला उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बच्चा तो भी आपका कम पड़ा तो भी आप लाके दोगे मुझे, तो उस केस में वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू 15,000 का ही बुक करेगा, वो कोई परचेज रिकॉर्ड नहीं करेगा मेरे से। समझा सबको? बस यही वाला पॉइंट है। देखो क्या बोलता है, इफ कस्टमर प्रोवाइड्स गुड्स और सर्विस, फॉर एग्जांपल मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स और लेबर, to facilitate an entity's fulfillment of the contract, the entity shall assess whether it obtains, entity मतलब caterer shall assess whether it obtains the control of those contributed goods or services। अगर उस caterer के पास उस सब्जी मंडी सबका कंट्रोल आ जाता है, तो फेयर वैल्यू ऑफ द गुड्स सप्लाइड बाय द कस्टमर विल बी एडेड टू ट्रांजैक्शन प्राइस। मतलब एक तरफ वो रेवेन्यू पूरे 50 का ही बुक करेगा, परचेज जितने का भी वो अलग से बुक करेगा। बट अगर उस रिसीव्ड सब्जी वगैरह जो भी है उसका कंट्रोल उसके पास नहीं आता है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उस केस में फेयर वैल्यू ऑफ द गुड्स सप्लाइड बाय द कस्टमर विल नॉट बी एडेड टू ट्रांजैक्शन प्राइस। ये एक नया एलिमेंट था जो अपन ने अभी डिस्कस किया। याद रखना, अगर वो ही सामान लाके वो ही बना रहा है तब तो ये केस आया ही नहीं, बिकॉज यहाँ कस्टमर ने फिर कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड ही नहीं किया। कस्टमर गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करेगा तो दो आउटकम पॉसिबल है, या तो उस गुड्स एंड सर्विस का कंट्रोल उसके पास गया, कंट्रोल नहीं गया। कंट्रोल गया तो रेवेन्यू ग्रॉस में बुक करेगा, परचेज अलग से बुक करेगा। कंट्रोल नहीं गया तो पूरा का पूरा वो नेट ही बुक करेगा, ना परचेज बुक करेगा, रेवेन्यू 15,000 का ही बुक करेगा। आई होप सबको ये वाला पॉइंट भी समझ गया। देखो कितना, एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, स्टैंडर्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग, स्टैंडर्ड इंटरेस्टिंग और अमेजिंग भी है, बस पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका आना चाहिए। समझा क्या सबको ये चीज? पक्का समझा? तो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज, बाजू में शॉर्ट में ये हलवाई वाला एग्जांपल अपने वर्ड्स में फटाफट लिखो, और मेरे बिना बोले ही जैसे लिख के हुआ पॉज करो, रीड करो। क्लियर? चलो ठीक है, तो उसी के साथ अपना फोर्थ वाला पॉइंट भी खत्म। एक लास्ट पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, देन विल टेक अ ब्रेक, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर सम टाइम। तो एक लास्ट पॉइंट है, फटाफट बस इसको बेयर करना है, इसको डिस्कस करेंगे तो आपका ब्रेक का टाइम हो जाएगा। आई वुड रिकमेंड कि एट स्ट्रेच लेक्चर देखना, अभी इसमें भी ब्रेक मत लेते बैठ जाना बीच में, फटाफट पढ़ो, कंप्लीट करो। क्लियर है चीज? ओके। So let's move on to the last point in step number 2, which is consideration payable to a customer। अब ये क्या, कंसिडरेशन पेबल टू अ कस्टमर? जनरली तो हम कस्टमर से कंसिडरेशन रिसीव करते हैं, यहाँ कंसिडरेशन कस्टमर को पे करने की बात चल रही है। अब ऐसे कौन से केसेस है जहां हम कस्टमर को कुछ कंसिडरेशन पे करते हैं? आपने कभी कैशबैक का नाम सुना है कि हम अगर पेटीएम से इतने का रिचार्ज करेगा तो पेटीएम कैशबैक देगा? मतलब पेटीएम एंटिटी हम कस्टमर, बट एंटिटी कस्टमर को कुछ कैशबैक दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कंसिडरेशन पेबल टू अ कस्टमर। इस कैशबैक वाउचर डिस्काउंट का डिस्कशन एक और एक पॉइंट है स्पेशल केसेस के अंदर, याद है ना? स्पेशल केसेस लास्ट में बहुत सारे पॉइंट्स है, वहां भी डिस्कशन है, बट यहाँ भी कुछ डिस्कशन है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कस्टमर से कुछ माल परचेस कर रहे हैं, तो उस केस में कस्टमर को हम कुछ पैसा देंगे एज अ ट्रांजेक्शन प्राइस। तो इसलिए सुनना क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन पेएबल टू अ कस्टमर इंक्लूड्स कैश अमाउंट्स, कूपन्स, वाउचर्स, या एक और ऐड करो,
और परचेज ऑफ, और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस, ऐसा लिखो। और पेमेंट मेड फॉर, पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कस्टमर से भी कुछ माल खरीद रहे हैं बदले में, तो हम कस्टमर को उसके लिए क्या पे करेंगे, पैसा पे करेंगे। जैसे अभी आपने ऊपर देखा ना कि कस्टमर ने कुछ गुड्स सप्लाई किया, तो ऐसा हो सकता है कि मैं उससे गुड्स खरीद रहा हूँ कस्टमर से, तो उसके लिए मैं कस्टमर को पैसा पे कर दूंगा और बोलूंगा ये अपना डील अलग, वो डील अलग। सबको समझा के ये वाला पार्ट? तो इस केस में अब स्टैंडर्ड तुमसे पूछता है कि जब ऐसा कंसिडरेशन कस्टमर को पेएबल है, तो क्या हमको इस जो भी कंसिडरेशन को पे करना है, इसको नेट ऑफ करके रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना चाहिए कि परचेस को अलग बुक करे, सेल को अलग बुक करे? परफेक्ट आंसर है परचेस को अलग और सेल को अलग ही बुक करना चाहिए, बिकॉज आप कभी भी नेट ऑफ नहीं कर सकते ना यार। नेट ऑफ करोगे तो रेवेन्यू ग्रॉस फॉर्म में कैसे बुक होगा? सबको समझा? बट यहाँ एक दूसरे एस्पेक्ट पे बात चलने वाला है। अब वो कौन सा एस्पेक्ट है देखना, ध्यान से समझने का ट्राई करना। सपोज अब मैं एग्जांपल लेता, दो पार्टी इधर, सुनना एकदम ध्यान से सुनना। क्या हुआ पता है? मैंने मैं मिस्टर ए के, मैं हूं एंटिटी, ठीक है? मैं एंटिटी मतलब मैं गुड्स सर्विस प्रोवाइड करने वाला बंदा। मैंने मिस्टर डीसी को एक सर्विस प्रोवाइड किया, कंसल्टेशन का। मैंने मिस्टर डीसी को कंसल्टेशन सर्विस प्रोवाइड किया, ठीक है? अब मैं जनरली कंसल्टेशन का आर्ली बेस पे चार्ज करता हूँ 5,000 रुपीज पर आवर का। कंसल्टेशन देने का चार्ज रुपीज 5,000। मिस्टर डीसी को मैंने कंसल्टेशन दिया था फॉर अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स, तो बिल कितना बनता है? 50,000 का। लेकिन 50,000 का बिल बनता है। अच्छा, मिस्टर डीसी से भी बदले में मैं कभी कभी कुछ ना कुछ सर्विस लेता रहता हूँ, ठीक है? तो और आइडियली हम ऐसा नहीं करें कि बार्टर कर रहे हैं कि आप, मैं सर्विस दूंगा आप मुझे सर्विस दे देना। मैं सर्विस देता हूँ, मैं उनको पैसा पे करता हूँ, वो सर्विस देंगे, वो मुझे पैसा पे करेंगे। वो सॉरी, मैं पैसा पे करूंगा, वो सर्विस देंगे, तो ऐसा सर्विस भी वो पैसा भी वो नहीं हो सकता ना। तो उस केस में हम बार्टर नहीं करते, हम अलग अलग ही ट्रांजेक्शन करते हैं इसका, इस केस में। तो मैं जो डीसी सर से सर्विस लेता हूँ, वो सर्विस के लिए अज्यूम करते हैं डीसी सर चार्जेस रुपीज 20,000। मैंने कोई तो सर्विस लिया था उनसे, बराबर है? कोई तो गुड्स परचेज के लिए 20,000 चार्ज करते हैं वो। अब हमने सुना ट्रांजैक्शन क्या किया, हमको अपनी कंपनी का टर्नओवर थोड़ा सा इन्फ्लेट करना था, प्रॉफिट थोड़ा सा इन्फ्लेट करना था। तो हमने सुनना क्या कारनामा किया, हमने बोला एक काम करते हैं ना डीसी सर, मैं जनरली तो 5,000 पर आवर चार्ज करता हूँ, बट अगर मैं आपको 1,500 पर आवर चार्ज करूं और 50,000 के बदले 75,000 इंस्टेड ऑफ 50,000, इफ आई चार्ज यू 75,000, विल यू बी ओके? अब डीसी सर बिना किसी बात का हाँ बोलते ऑब्वियसली, तो फिर यार मैंने उनको लूट लिया, बराबर लूट लिया। बट डीसी सर ऑब्वियसली बोलेंगे ऐसा तो ना चलेगा यार, तू बाकी लोग से 1,000 लेता है, मेरे से 1,500। तो मैंने बोला सुनो तो सही डीसी सर, फायदा दोनों का है। पता है क्या होगा? आप जो मुझे सर्विस देते हो उसका आप मुझे कितना चार्ज करते हो? 20,000 चार्ज करते हो। आप मुझे 25,000 जितना मैं आपसे एक्स्ट्रा ले रहा हूँ उतना आपसे आप भी मुझे चार्ज कर लेना, आप मेरे से 45 चार्ज कर लेना। तो डीसी सर बोलेंगे इससे होगा कि अल्टीमेटली तो तूने मेरे से 25 ज्यादा लिया, मैंने तेरे को 25 ज्यादा दे दिया, फायदा क्या हुआ? मैंने बोला सर फायदा अकाउंटिंग में हुआ ना, जब बुक करेंगे तो मैंने रेवेन्यू कितना बुक किया 75,000, आपने रेवेन्यू कितना बुक किया 45,000। रेवेन्यू बुकिंग में कितना इंपैक्ट आ गया, अपना जो कंपनी का पोजीशन है वो कितना बेटर दिखेगा अभी। तो डीसी सर भी खुश, बोले वाह। लेकिन स्टैंडर्ड पकड़ के तुमको यहां ले आया। स्टैंडर्ड बोलता है जब भी तुम किसी कस्टमर को कंसिडरेशन पे करने वाले हो, अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एंटिटी था, मेरे लिए कस्टमर डीसी सर था, इस केस में कस्टमर को मैं पैसा पे करने वाला हूं, तो वो स्टैंडर्ड अभी 115 तुमसे बोलेगा सबसे पहले बताओ कस्टमर को कंसिडरेशन क्यों पे करना है? तो मैंने बोला मैंने उससे कुछ गुड्स एंड सर्विस खरीदा इसलिए पे करना है। तो वो पहले पूछेगा जो भी तुमने गुड्स एंड सर्विस कस्टमर से खरीदा है, क्या तुमने फेयर वैल्यू के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा कंसिडरेशन पे किया है क्या? अगर तुमने फेयर वैल्यू के ऊपर कंसिडरेशन पे नहीं किया है तो कोई बात नहीं, तुम्हारा तुम जो सेल है वो 50 पे बुक करो, जो तुम्हारा परचेज है 20 पे बुक करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमने जो भी
परचेज के लिए कंसिडरेशन पे किया है वो एक्सेस में पे किया है कंपेयर टू जो फेयर वैल्यू होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ झोल झपाटा किया, मैंने 20 के बदले 45 पे किया, तो स्टैंडर्ड बोलता है देयर आर हाई चांसेस कि आपने जब गुड्स बेचे होंगे तो आपने भी उससे कुछ एक्स्ट्रा रिकवर किया होगा, बिकॉज देर इज नो अदर रीजन कि आप 20,000 का सामान 45 में परचेज करो। सबको समझा ये वाला पार्ट? तो बस अपन यहाँ आ जाते हैं, अभी क्या बोलते हैं देखना ध्यान से। whenever there is any consideration payable to a customer, रीजन अपन ने ऊपर देखे, कूपन हो सकता है, कैश क्रेडिट हो सकता है, वाउचर, या फिर कुछ परचेज किया था उसके बदले में पे किया, तो वो बोलते हैं सबसे पहले देखना ये जो कंसिडरेशन पे कर रहे हो क्या ये रिलेट करता है कोई गुड्स एंड सर्विस रिसीव फ्रॉम द कस्टमर। हमने कस्टमर से कोई गुड्स एंड सर्विस रिसीव किया था, अगर उसके लिए पेमेंट किया है, जैसे मेरे एग्जांपल में मैंने हाँ उसके लिए पेमेंट किया है, तो वो तुमसे पूछेगा डज द कंसिडरेशन कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड द फेयर वैल्यू ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस रिसीव, मतलब जितने का वैल्यू है उतना ही पे किया, 20 का वैल्यू रिसीव किया था 20,000 ही पे किया, तो वो बोलते हैं कोई कुछ करने का जरूरत नहीं है, सेल अपना नॉर्मल बुक करो, परचेज अपना नॉर्मल 20 पे बुक करो, अकाउंटेड सेपरेटली। बट इफ द कंसिडरेशन एक्सीड्स द फेयर वैल्यू ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड, मतलब जो तुम पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट पेमेंट जो कर रहे हो 45 का पेमेंट कर रहे हो, बट फेयर वैल्यू कितना है, सिर्फ और सिर्फ 20,000 है, तो ये जितना भी एक्सेस है ये तुमको ट्रांजैक्शन प्राइस से माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्यों करना पड़ेगा? वी कैन क्लियरली सी ना यार कि शायद तुमने यहाँ एक्स्ट्रा पे किया है, मतलब शायद तुमने एक्स्ट्रा उससे वसूल भी किया रहेगा, तो इसलिए वो क्या बोलता है कि तुमको परचेज भी तुम 20 पे ही बुक करोगे, और ये जो 25 जो तुमने एक्स्ट्रा पे किया है वो तुम अपने 75 में माइनस करके अपना रेवेन्यू भी 75 के बदले सिर्फ कितना बुक करोगे, 50,000 ही बुक करोगे। सबको समझा क्या ये वाला? समझा क्या ये वाला पॉइंट? पक्का क्या? ध्यान रखना, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। सपोज मैं ये एंटिटी हूँ, मैंने कस्टमर को कुछ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड किया और बदले में उससे भी कुछ गुड्स एंड सर्विस ले रहा हूँ और उसके लिए पेमेंट कर रहा हूँ, बार्टर नहीं कर रहे, इधर बार्टर नहीं कर रहे, मैं अलग से पे कर रहा हूँ, अलग से रिसीव कर रहा हूँ। तो उस केस में जो भी आपने परचेज किया, अगर उस परचेज का जो कंसिडरेशन आपने पे किया है वो फेयर वैल्यू पे ही पे किया है तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर परचेज करते टाइम, जैसे मैंने यहाँ डीसी सर से परचेज किया था और 20 के बदले 45 पे किया था, तो बोलते हैं आप जो 25,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ओवर एंड अबव द फेयर वैल्यू, वो इसलिए पे कर रहे हो क्योंकि शायद आपने भी डीसी सर को 50 के बदले 75 चार्ज किया होगा। तो इन्फ्लेट सेल्स उन्होंने ये काम किया रहेगा, तो क्या करना पड़ेगा, आप परचेज भी 20 का ही बुक करोगे और सेल कितने का बुक करोगे, 75 के बदले 50 का ही बुक करोगे, जो एक्स्ट्रा 25 दोनों से क्या हो जाएगा, कैंसिल ऑफ हो जाएगा। सेम चीज डीसी सर को भी करनी पड़ेगी। सबको समझा क्या वाला पार्ट? यस, दिस इज द केस व्हेन, जब आप कंसिडरेशन पे करने वाले हो फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विच यू हैव परचेज फ्रॉम द कस्टमर। बट कभी कभी ऐसा भी होता है ना, हम वो कंसिडरेशन क्यों पे कर रहे हैं, ऐसे ही हमने उसको कैशबैक वगैरह दे दिया, कूपन दिया, वाउचर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने पेटीएम से कुछ परचेज किया, एक लैपटॉप परचेज किया 30,000 रुपीज का, पेटीएम ने बोला वी विल गिव यू 5% कैशबैक, मतलब मुझे 1500 वॉलेट में आ जाएगा मेरे। तो उस केस में वो जो कंसिडरेशन पे कर रहा है पेटीएम मुझे, पेटीएम इज एन एंटिटी, मैं कस्टमर, तो एंटिटी जो कंसिडरेशन अभी कस्टमर को पे कर रहा है कैशबैक के फॉर्म में, यहाँ कस्टमर से वो कुछ परचेज नहीं कर रहा है, बस ऐसे ही कैशबैक वाउचर के फॉर्म में दे रहा है। तो अगर वैसा केस है जहां ये बोलता है कंसिडरेशन पेबल टू अ कस्टमर डज नॉट रिलेट टू अ डिस्टिंक्ट गुड एंड सर्विस, एग्जांपल कैशबैक, तो उस केस में अकाउंट फॉर द कंसिडरेशन एज अ रिडक्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन प्राइस, मतलब अगर कुछ कैशबैक रिसीव होता है तो उसको तुमको सेल से माइनस करके ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 30,000 के लैपटॉप पे उसने मुझे 5% कैशबैक दे दिया, तो वो बोलता है कि तुम रेवेन्यू डायरेक्टली 30,000 पे नहीं, 30,000 माइनस 5%, जो भी आएगा तुम्हारा 28,500, इसी पे तुम रेवेन्यू क्या करोगे, बुक करोगे। सबको समझा ये वाला पार्ट? यस। अच्छा, अगर तुम यहाँ देखो, ये बोलता है कि ऑल्सो रिफर नोट नंबर 1, तो नोट में क्या बोलता है, इफ द एंटिटी कैन नॉट रीजनेबली एस्टिमेट द फेयर वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड, मतलब गुड्स एंड सर्विस रिसीव तो किया बट उसका फेयर वैल्यू नहीं समझ में आ रहा, तो उस केस में जितना भी तुमने पेमेंट किया है, जितना भी पेमेंट किया है, सबका सब ट्रांजेक्शन प्राइस से क्या कर देने का, रिड्यूस कर देने का। सबको क्लियर है वाला पॉइंट? यस, अगेन अ वेरी गुड पॉइंट। एग्जाम्पल यहाँ नोट कर लो प्लीज, आप चाहो तो यहाँ एग्जाम्पल नोट डाउन कर सकते हो, जहां मिस्टर ए के, मिस्टर डीसी सेल किया 50 का, रिसीव भी कितना किया, 50, बदले में परचेज किया 20 का, तो कुछ भी झोल झपटा नहीं किया, ये दोनों का दोनों किस पे था, एट फेयर वैल्यू था, तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। तो उस केस में अकाउंट सेपरेटली, मतलब सेल्स कितने का रिकॉर्ड होएगा, 50 का रिकॉर्ड होएगा, परचेज कितने का रिकॉर्ड होएगा, 20 का रिकॉर्ड होएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर इंस्टेड यहाँ
मिस्टर एके ने, देखो सामान 50 का ही दिया है बट वसूल कितना किया है, 75 किया है, और बदले में डीसी सर से 20,000 के बदले परचेस 45 पे दिखाया हुआ है। दिस इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, दिस इज द अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू। अगर ऐसा कुछ कांड किया है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जितना भी एक्सेस है, एक्सेस जितना भी आपने एक्सेस पे किया है विच इज 25,000, आइडियली आपको प्रूफ करने का जरूरत नहीं, चैनल बोलता है ये मौजूद होगा ही होगा, अगर मतलब आपको यहाँ सर्टेनिटी प्रूफ करने का जरूरत नहीं है कि आपने 50 का 75 रिसीव किया, नहीं, आपको अगर ये चीज दिख गई ना तो डेफिनेटली 25 एक्सेस है। तो उस केस में क्या करोगे, आप सेल्स को 75 माइनस ये 25 करके 50 पे ही रिकॉर्ड करोगे, और परचेस को भी आप 45 माइनस 25 करके 20,000 पे रिकॉर्ड करेंगे। इन शॉर्ट आपने झोल झपाटा किया, घूम फिर के सब कुछ जो उसकी रियल वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड होने वाला है। काफी स्मार्टली ड्राफ्टेड स्टैंडर्ड है एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। सो नाउ अगर ये भी होगा तो वी आर डन विथ स्टेप नंबर 3 एज वेल। तो अपन ने ये वाले लेक्चर में स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 भी डिटेल में कवर कर लिया। फटाफट वो एग्जांपल नोट डाउन कर लेना प्लीज। अच्छा, यहाँ वाला कैशबैक लिख देना इधर, एग्जांपल कैशबैक। सबको समझा, सेकंड वाले पॉइंट में एग्जांपल कैशबैक। ठीक है, ये हो गया। फटाफट एग्जांपल लिखो, वीडियो पॉज करो एंड देन रीड करो। विल टेक अ ब्रेक नाउ एंड विल डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप 4 एंड 5 एंड द अदर स्पेशल केसेस इन द नेक्स्ट पॉइंट। एक बार देख भी लो अपना कवर, अपने चार्ट में लिखा ही नहीं अपन ने, चार्ट में तो मार्क कर ले कि अभी अपना ये भी हो चुका है और ये भी हो चुका है। Then let's take a break. Yes.